ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे 2023 का पेपर सॉरी 22 का। ठीक है, उसमें थोड़े से कुछ पेपर का लेवल अब बढ़ाऊंगा मैं। जो अब आपको पेपर दूंगा उसमें थोड़ा सा टफ पेपर, ये 2023 के पेपर थे। ठीक है, मेन आइडिया यही है कि कैसे भी करके अल्टीमेटली हो गया टाइम, लगभग अब आज क्या तारीख हो गई आपकी, 20 तारीख हो गई है। 5 से 6 दिन और हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन। उन और इन 4 से 5 दिन में और ये बचे हुए दिनों में हमको यही कोशिश करनी है कि कैसे हम इजी क्वेश्चन को पिकअप करने का तरीका समझे और उनको पहले सॉल्व करके अपने कुछ मार्क्स सिक्योर कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करते हुए उन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे चाहे पेपर कैसा भी हो। ठीक है, कैसे भी करके मिनिमम 5-5 7-7 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आप अगर आपने निकाल ली स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं आप कुछ स्कोर आपका सिक्योर हो जाएगा। और फिर बचे हुए अटेम्प्ट में आप बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। उन्हीं को आज आगे बढ़ते हुए आज कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखो, इसमें एक 61 क्वेश्चन था, वो नॉर्मल पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं, इसके जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये 62 जो क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से कि एफ एक्स प्लस 3 से एक्स एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बोला गया, तो पहली स्टेप इसको देखते हुए क्या दिमाग में आती है, लास्ट से डिफरेंशिएट करके लेबनिट्ज लगा दो। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया ऐसा फंक्शन कभी भी दिखता है अपन डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और उसमें वो रूल अप्लाई होता है जो पिछली क्लास में आपको बताया था। यहाँ पे मान लो एफ एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे जी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास मान लो यहाँ पे एफ एक्स की जगह एच एक्स ले लो, यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी है। तो ऐसे फंक्शन को ये मान लो आपका वाई एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शन अंदर रखोगे इनटू ऊपर वाले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर रखोगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये सबको याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर, याद है ना सबको, वेरी नाइस। अब फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एलएचएस में आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, सॉरी हाँ, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंस है, सबसे पहले अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट रखोगे तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो एफ डैश एक्स मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में लिखना है, प्लस 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स की जगह मैं वाई लिख रहा हूँ, एफ एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ वाई, इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बता, कौन सी वेराइटी में आएगा ये, लीनियर। लीनियर है ना। डीवाई बाई डी एक्स का टर्म है, y की पावर 1 है, y के साथ जो टर्म है कंप्लीटली x का टर्म है, और बचा हुआ भी कंप्लीटली टर्म किसका है, x का। तो ये मेरा वेरी गुड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ये फंक्शन क्या हो जाएगा px और ये फंक्शन क्या हो जाएगा qx। और लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता है, राइट। यस सर। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना। यस सर। यस सर। चलो ये ध्यान रखना आप। ओके नेक्स्ट, ये अच्छा लीनियर का फिर सॉल्यूशन कैसे करते हैं पता है सबको। यस सर e की पावर x निकालेंगे फिर बाद में सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन पी dx, यस सर। है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये आपको करना है, ध्यान रखना। ठीक है, और कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाती है, मगर अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो dx अपॉन dy के टर्म्स में, dx अपॉन dy प्लस x का टर्म फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे मान लो फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y इधर दिया हुआ है। ठीक है, उस केस में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको जहां जहां भी x है उसकी जगह बस y आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट आपका था 63 क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं, ये वाइट बोर्ड है ना इसको, सिक्सटी थ्री पढ़ लो एक बार सब।
दिख रहा है सबको क्वेश्चन? हाँ, Yes. okay. Mod z equal to 4, then the locus of the point z plus 1 by z is the curve C2, then C2 lies inside C1 और C1 lies inside C2, दोनों एक दूसरे को 4 पॉइंट पे कट करते हैं, 2 पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब बेसिकली C1 और C2 के बारे में प्रिडिक्ट करना है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन और काफी इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन है जो आपको काम। अच्छा, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था वो आपका इजी कैटेगरी में आएगा। कौन सा कैटेगरी आएगा? इजी, मीडियम, हार्ड? इजी में आएगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डायरेक्ट दिख रही है तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम बोल सकते हो, मीडियम से हार्ड लेवल का, लेकिन इसको भी अगर ढंग से सॉल्व किया तो हो जाएगा काम। सारी थ्योरी ऑलरेडी क्लास में कवर्ड है। मुझे बताइए मॉड z इक्वल टू 4, अगर आपको इसको देख के समझ नहीं आता, सबसे पहले अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता, आपको सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया, z को क्या मान लोगे? बोलो, x plus बस। आपको ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आता, बिना उसके भी क्वेश्चन आराम से होगा। आपने मानो z को माना x प्लस आई बटा y, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका ये मॉड्यूलस हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसको देखते से क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सर्कल है ना, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन, हाँ सेंटर ओरिजिन है, वेरी गुड, और रेडियस आपकी 4 है। ये अपन को, हाँ सॉरी रेडियस नहीं 4 है, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है सर 2 का स्क्वायर होगा, नहीं ना 4 का होगा, मॉड्यूलस z 4 है, तो मॉड z अच्छा ठीक है मॉड z 4 होता है तो सेंटर ओरिजिन रेडियस 4 होती है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अब दूसरी चीज जो हमको गिवन है वो हमको ये दिया हुआ कि z तो दिया है, लेकिन z के साथ दिया है 1 बाय z, ये कोई कर्व होगा। इस कर्व के बारे में मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये कर्व कैसा होगा, ठीक है। अब 1 बाय z आ रहा है, तो 1 बाय z आने के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है, क्या कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, याद आ रहा क्या होता था? एक z मॉड्यूलस ऑफ z। वेरी गुड। तो यहाँ से अब देखो 1 बाय z को डील करने से बजाय अगर मैं इस रेसिप्रोकल को हटाना है, तो यहाँ पर अगर z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता था, ये मुझे प्रॉपर्टी याद है। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर मतलब 16 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि 1 बाय z की वैल्यू, 1 बाय z की वैल्यू z कॉन्जुगेट अपॉन 16 आ जाएगी, हाँ है ना? यस सर। ओके, एक सेकंड, इसको ये दिख रहा है सबको? क्लियर है? बोलो, हाँ है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, एक सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 बाय z को हटाने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये बहुत बार बोला है आपको कि ये काम आती थी। तो 1 बाय z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, z कॉन्जुगेट बाय 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करने से बजाय उसको न्यूमरेटर में लेके आ जाओ। तो मेरे इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया z प्लस 1 बाय z की जगह मैं लिख दिया z कॉन्जुगेट अपॉन 16, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं ये दिखेगा किस तरह से। अब मैं यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है वो पुटअप कर देता हूँ, जो क्वेश्चन में मैंने माना था x प्लस आयोटा y, तो z की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट की जगह मेरा आ जाएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो रियल पार्ट आपका आ जाएगा 17x अपॉन 16 प्लस आयोटा y के साथ कितना आ जाएगा 15y अपॉन 16, एक बार देख लेना है ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर क्लियर। अब ये z प्लस 1 बाय z की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो लोकस पूछा है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है इसमें कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और मेरे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, बस एक ही चीज पता है क्या कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ये पता है मुझे। सर इसे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान के इसका स्क्वायर करते हैं पहले। हाँ वही, कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होगा ये मुझे पता करना है। तो इसको अपन मान लेते हैं a प्लस आयोटा b। अब ये a और b किस तरह से बिहेव करेंगे, ये किसका लोकस होगा वो मुझे पता करना है। तो लोकस पता करना है तो आप इसको x प्लस आयोटा y मान लो, या फिर a प्लस आयोटा b, जो भी आपको सही लगता है। तो मान लो इसको आपने मान लिया h प्लस आयोटा k, और ये लोकस क्या होगा वो मुझे पता करना है। तो h की जगह क्या आ जाएगा 17x अपॉन 17 बस। हाँ वेरी गुड। लोकस के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, h और k में रिलेशन लेते हैं, और k की जगह क्या आ जाएगा 15y अपॉन 16, है ना? यस सर। अब मुझे कैसे करके h और k में रिलेशन डेवलप करना हो, मेरे पास सिर्फ x और y में ये रिलेशन है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्या 16h अपॉन 17, सही है ना, एक बार चेक कर लेना। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16k अपॉन 15, है ना? चेक करो, क्लियर है? बोलो। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 16 स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे अपन, तो x और y की अगर मैं ये वाली वैल्यू पुटअप कर दूं
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और x की जगह मैंने h और k के टर्म्स में क्या निकाला, 16h अपॉन 17, 16k अपॉन 15, तो हो जाएगा 16h अपॉन 17 प्लस 16k अपॉन 15 इक्वल टू 16। ठीक है, यहां तक आ गए अपन। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे आएगा h स्क्वायर 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर और एक 15 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16k अपॉन 15 है। हाँ 15 ठीक है। यहाँ पे आपके पास बनेगा 17 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपके पास एक 16 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे एक 16 बच जाएगा ऊपर दोनों के साथ, इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या बना, h स्क्वायर अपॉन 17/4 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 15/4 का, 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसका लोकस है, एलिप्स। एलिप्स। तो अपन के पास बेसिकली ये क्या आ गया, एलिप्स। कैसे भी करके लोकस अगर निकालना तो एक्स और वाई में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तो एलिप्स से, तो एलिप्स जिसका सेंटर अगेन ओरिजिन है, मेजर एक्सिस आपकी ये वाली हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17/4, 17/4 उधर 15/4, देखिए ऐसा एलिप्स बनेगा 15/4 और यहाँ पे 15/4। और जो मेरा सर्कल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, 16 हाँ 4 का स्क्वायर। कहने का वो सर्कल जिसका रेडियस कितना 4 कहाँ पे आएगा, 16/4 इधर ही कहीं आएगा 4। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके ऊपर आएगा। यस सर। तो कहीं ना कहीं सर्कल मेरा ऐसा होगा। अब ये इलिप्स और सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4। 4 एक, हाँ वेरी गुड, 2 3 और 4, इन 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ये अब देखो ये यहाँ पे ये बहुत स्टैंडर्ड और क्वेश्चन है जो जनरली आपको नोट्स में भी और बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। इसको बस अलग अलग घुमा घुमा के पूछ सकते हैं वो, कि मॉड z इक्वल टू 4, पहले अपन ने सर्कल पता कर लिया, फिर उस क्वेश्चन में 1/z की जरूरत थी, तो 1/z की को हटाने के लिए z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, ये मैंने बहुत बार बताया आपको। जनरली क्वेश्चन में मॉड z 1 देता तब तो हम यूज करते ही इसको, हाँ है ना, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसको इस तरह से हम सॉल्व करें। थोड़ा सा लेंदी, ऑफ कोर्स लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डरना नहीं लेंदी क्वेश्चन को देख के। अगला क्या था अपने पास, ये एक और दिया हुआ है ना, ठीक है इसको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लो एक बार, सॉरी। ये सबको दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, क्लियर है सबको। नो सर। क्लियर है सर। अपने स्क्रीन जूम कर रहे तो अच्छा आप अपनी स्क्रीन में जूम कर सकते हो ना मोबाइल में, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगेन आप फटाफट देख लो क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये लंबा चौड़ा सा कुछ दिया हुआ है, x इक्वल टू 1, पूछा क्या क्या, कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है यार ये, बताना, बताओ क्या है इसमें। डिफरेंशिएशन। बेसिकली ऑप्शन में, वेरी गुड, ऑप्शन में आपको क्या दिया, वाइडेज दिया है, सबको दिख रहा है, यस है ना। y का क्वेश्चन में फंक्शन दिया y इक्वल टू समथिंग, और पूछा है कि x इक्वल टू 1 पे कौन नीचे से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब बेसिकली क्या है, कर्व देख के डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है। अरे बोलो। यस सर। अब मतलब देखो कहने का मतलब कि एक पहली चीज के डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आ गए फिर तो, है ना, एक ही पेपर में, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैंने जनरली बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जिसको छोड़ के नहीं जाना है, जिसके क्वेश्चन जनरली या तो आपको क्या होगा, एक कर्व दे देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेंगे, और दूसरा तो क्या ऑप्शन है कि भाई डिफरेंशियल कर्व देके डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के कर्व पूछ लेंगे। ये 2 ही तरह की वैरायटी बनती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को तो जरूर करके आना है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करेंगे। यहाँ पे देखो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, साइन क्यूब है बाहर, और अंदर π/3 के साथ एक अगेन कॉस, फिर उसके अंदर एक बड़ा सा फंक्शन। सर पहले डिफरेंशिएट फंक्शन के करें, अंदर फंक्शन दिया हुआ है, कंपोजिट फंक्शन टाइप का। हाँ बताओ क्या करें। डिफरेंशिएट पहले। डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे इस टाइप के फंक्शन को, सर पहले साइन को करेंगे, यहाँ पे चेन फिर रूल अप्लाई चेन होगा। रूल। हाँ, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है हम क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं, है ना, है ना।
यस सर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पावर का होगा, फिर साइन का, फिर साइन के अंदर जो फंक्शन है उसका, ठीक है, उसमें भी ये कांस्टेंट है, फिर कॉस का, फिर कॉस के अंदर वाले फंक्शन का, एक एक करके सबका डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई डैश, और फिर उस वाई डैश ऑफ 1, क्वेश्चन में क्या बोला 1 रखना है, फिर उसमें 1 रखोगे, सारी वैल्यू रख रख के देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये किया था आपने घर पे ट्राई? यस सर किया है। यस सर। हो जाएगा सॉल्व क्या कि करूँ पूरा? हो जाएगा हो जाएगा सर। अब कर लोगे ना। देखो एक्चुअली दिखने में अजीब है, लेकिन बस डिफरेंशिएट करके बस ऑप्शन सेटिस्फाई करना है बच्चों। तो अगेन मैं इसको मैं डायरेक्टली इजी कैटेगरी में डालूंगा। इजी है, थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट, थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है 3 से 4 मिनट लेगी। डिफरेंशिएशन टाइम लेगी, बाकी तो हो जाएगा। हाँ बाकी हो जाए, देखो स्कोरिंग है ये, कम से कम 3 से 4 मिनट दोगे क्वेश्चन को, लेकिन आपका ऑप्शन मतलब +4 मार्क्स देने लायक है। ठीक है, तो अब तक अपन ने 4 क्वेश्चन किए, उसमें से एक तो चलो सिलेबस के बाहर था, लेकिन हाँ वो भी टफ बोल सकते हो। एक था आपका 2 मीडियम क्वेश्चन आए, 2 इजी क्वेश्चन आए। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 65th क्वेश्चन। अब देखो ये अब मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पेपर उठा रहा हूँ, डायरेक्ट आपके सामने जेई का पेपर है, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं इजी, और उन्हीं को छाटना है हमें। ठीक है, पेपर कैसा भी आ सकता है, टफ आए इजी आए, अपना माइंड मेकअप करके मत जाना कि पेपर इजी आना चाहिए या फिर टफ आना है, कैसा भी है आपको प्रिपेयर रहना दोनों तरह। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? यस सर, एनसीईआरटी में ऐसे ही टाइप के Yes, sir. क्वेश्चन और मैंने आपको कितनी बार बोला कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोवाइडेड आपको बस हर चैप्टर का बेसिक पता। अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मैंने बोला है आपको, एप्लीकेशन वेरी स्कोरिंग चैप्टर है, उसी का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी का आई थिंक एग्जाम्पलर या सॉरी मिसलेनियस में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला गया, फटाफट में हिंट दे देता हूँ। 20 मीटर का वायर, तो इसको भी मैं अगेन इजी कैटेगरी में ही डालूंगा, कैलकुलेटिव है नो डाउट। और मैंने आपको बोला भी था कि मैथ्स पिछले 2-3 सालों से थोड़ी लेंदी आ रही है, तो आपको डरना नहीं कैलकुलेशन करने से। 20 मीटर का वायर है, इसमें से एक लेंथ को उन्होंने L1 अज्यूम कर लिया है, बची हुई लेंथ मान लो L2 है, और बोला कि इस L1 से आपने एक स्क्वायर बना दिया, L1 लेंथ का स्क्वायर बना दिया है, और बची हुई लेंथ का, ये बची हुई जो लेंथ है इसका क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। और पूछा गया है कि इसको मिनिमाइज करना है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने सिखाया क्या, जिसको भी मिनिमाइज करना है उसको कुछ मान लेते हैं m, है ना। जिस भी फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है उसको आप m मान लो, और उसको फिर आगे सॉल्व कर लो। तो m आपने मान लिया 2a1 + 3a2। अब m की इक्वेशन आपको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखनी है। ऐसा सिंगल वेरिएबल मतलब बेसिकली अगर सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लिखनी, फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है। अब मान लो L1 है, L1 का अगर स्क्वायर बना दिया है तो हर साइड L1/4 हो जाएगी। इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर a²। बची हुई जो लेंथ है वो जाएगी 20 - L1, तो ये पेरीमीटर 2πr = 20 - L1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 - L1/2π, है ना। यस सर। और इसका जो एरिया आ जाएगा A2 दैट इज πr²। तो πr² करोगे तो पाई टाइम्स r², मतलब 20 - L1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π²। तो ये A2 आ जाएगा। A1 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया। दोनों की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 2a1 की जगह क्या आ जाएगा, L1/4 का स्क्वायर प्लस 3a2, A2 की जगह आ जाएगा 3/4π 20 - L1 का स्क्वायर। कितने वेरिएबल इसके अंदर, एक ही वेरिएबल है। तो मेरा काम हो जाएगा उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन जाएगा, उस डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे, यहाँ से पता करोगे L1 की वैल्यूज, और जिसकी भी वैल्यू पे मिनिमम आ रहा होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। यस सर। अब ऐसे भी क्वेश्चन अगेन एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन, लेंदी है नो डाउट, लेकिन इजी कैटेगरी। तो 5 में से 3 तो इजी मिल गए मेरे को, है ना। यस सर। ओके, अच्छा आप लोगों को भी लग रहा है कि टफ लग रहा है? सर टफ तो नहीं है, बस थोड़ा टाइम लेगा। आराम से टाइम लेगा बस। ठीक है, अब देखो ये सर्कल क्वेश्चन, हाँ अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर ये टेंजेंट का है तो फिलहाल हमको छोड़ना है। टेंजेंट के क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें आसान क्या कर दी, वो भी हटा दिया। जो सिलेबस उन्होंने हटाया है वो ऐसा सिलेबस हटाया है जो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन बनाता था। ठीक है, और उन अच्छे क्वेश्चन को बहुत हटा दे, मतलब आपके पास बेसिक ही बचा है, तो उस बेसिक को ही अच्छे से फॉलो करके प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करके आओगे तो मेरे हिसाब से इस बार का मैथ्स का पेपर तो थोड़ा सा इजी आना चाहिए। ठीक है, और आप लोग उसमें स्कोर कर सकते हो, बस प्रॉपर्ली वहां पे करके आना।
ठीक है, अब ये भी प्रोबेबिलिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चाहो तो हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं, मीडियम हार्ड में, लेकिन ये भी डुएबल है। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो एकदम प्रॉपरली बेसिक कंसेप्ट से करोगे ये क्वेश्चन में आराम से होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, मिलके सॉल्व करते हैं इसको। अ बैग कंटेन 6 बॉल्स, एक बैग के अंदर 6 बॉल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, छोटा सा क्वेश्चन है। बोला कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल इसमें निकाली गई, एंड बोथ आर फाउंड टू बी ब्लैक, दोनों के दोनों बॉल कैसी निकली, ब्लैक निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन एटलीस्ट 5 बॉल। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के अपन एक प्रोबेबिलिटी में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े। एक पढ़ा सबसे पहले अपन ने बेसिक प्रोबेबिलिटी, जिसको वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद पढ़ा बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के बाद पढ़ा रैंडम वेरिएबल। यही टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है सर? रैंडम। रैंडम, तो इसमें आप एक्स क्या मानोगे सर? नहीं। टोटल प्रोबेबिलिटी। वापस पढ़ो क्वेश्चन, देखो। सर मल्टीप्लिकेशन वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बैग कंटेन, अब देखो वापस पढ़ते हैं। अब बैग कंटेन 6 बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम एंड फाउंड टू बी ब्लैक। मतलब ये मेरा गिवन इवेंट है, यस सर। है ना। ये एक चीज ऑलरेडी हो चुकी कि आपने एक बैग में से 2 बॉल निकाली, वो दोनों के दोनों ब्लैक आ गई है। अब ये पता करना कि प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन एटलीस्ट 5 बॉल, बैग जो है वो एटलीस्ट 5 बॉल कंटेन करे, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ। तो मतलब किसी एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब या तो ये कंडीशनल, हाँ, या तो कंडीशनल का होगा या फिर बेस थ्योरम होगा, क्योंकि बेस में भी तो ऐसे ही होता है ना। यस सर। आपके बेस थ्योरम का क्वेश्चन याद है कि मान लो आपके पास बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालो बैग 1 से निकले, प्रोबेबिलिटी निकालो बैग 2 से निकले, प्रोबेबिलिटी बताओ बैग 3 से निकले। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको बेस थ्योरम के टर्म्स में भी कर सकते हैं। अब बेस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि आपको जो गिवन इवेंट है उसको अपन क्या मानते थे, ए। हाँ, ए। और E1 E2 E3 अपन इवेंट्स को मानते, तो उसमें से किसी ना किसी एक की प्रोबेबिलिटी हमको पूछता था। और E1 E2 E3 इस तरह से मानना था ताकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। याद आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। वेरी नाइस। अब देखो, इसको तो मैंने ए मान लिया। क्या इवेंट ए मान लिया कि 2 बैग से 2 बॉल निकाली, वो दोनों के दोनों ब्लैक निकली, ये मेरा गिवन इवेंट ए हो गया। अब मुझे E1 E2 E3 डिफाइन करना, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये मेरा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये मेरा इवन इवेंट है। तो बता E1 E2 E3 किस तरह से माने, ताकि वो इस तरह का होना चाहिए ताकि पूरे मतलब हर कंडीशन उसमें कवर हो जाए, कि पूरे सैंपल स्पेस को कवर हो जाए। आप इवेंट क्या बोला सर? बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल। हाँ, एटलीस्ट 5 ब्लैक का मतलब क्या होता है? 5 या 5 से 5 या 5 से ज्यादा भी हो सकता है। 5 या 5 से ज्यादा ब्लैक होनी चाहिए। मतलब बैग के अंदर एक तो 5, या तो 5 ब्लैक बॉल हो सकती है या फिर 6 ब्लैक बॉल हो सकती है ना। यस सर। अच्छा, तो मुझे सको तो सारे इवेंट कंसीडर करने, तो सारी पॉसिबिलिटी में लिख देता हूँ कि बैग के अंदर 6 बॉल है, तो 6 बॉल है, तो ठीक है, यहाँ पे 6 बॉल है। 6 बॉल में से देखो कितनी ब्लैक होगी। अच्छा, मुझे बता क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 6 बॉल ब्लैक हो या 6 वो ब्लैक हो। हाँ, देखो 0 ब्लैक, हाँ 6 अदर, है ना सर? 0 नहीं हो सकती ना, क्योंकि सर 0 अदर्स और 6 ब्लैक होनी चाहिए ना। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी लिखता हूँ फिर हटा देंगे। 1 ब्लैक 5 अदर, है ना। एक बैग के अंदर ब्लैक की क्या क्या हो सकती है, फिर और क्या क्या हो सकता है? 2 ब्लैक, है ना। यस 3 ब्लैक, और क्या हो सकता है? 4 ब्लैक, और क्या हो सकता है? 5 ब्लैक, और लास्ट पॉसिबिलिटी 6 ब्लैक। 6 ब्लैक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन के हिसाब से अपन वो बना लेंगे, वो अलग बात है। एक बैग के अंदर 6 बॉल है, तो पूरे सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? या तो 0 ब्लैक हो, 1 ब्लैक हो, 2 ब्लैक हो, 3 ब्लैक हो, 4 5 6 कितनी हो सकती है? हाँ, है ना। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन में बोला कि अभी एक बैग में से बॉल निकाली तो 2 ब्लैक निकली। अब 2 ब्लैक निकली मतलब कम से कम उसमें 2 ब्लैक तो होगी सही।
यस सर। है ना। अगर आपने बैग में से 2 ब्लैक निकाले तो मतलब 2 तो होगी, मतलब ये शुरू के 2 इवेंट तो कट जाएंगे। क्लियर है? तो अपन बाद में कैंसिल आउट कर देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी कि एटलीस्ट 5 ब्लैक, तो कम से कम 5 ब्लैक मतलब, अब देखो यहाँ पे मैं बच्चा बोले, अच्छा यहाँ पे मैंने कहा 2 ब्लैक तो 4 अदर, 3 ब्लैक तो क्या बचेगा, 3 अदर, 3 अदर, यहाँ पे 4 तो 2, 1 अदर बॉल और 0 अदर बॉल, है ना। ठीक है, तो मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक तो मेरा एटलीस्ट 5 ब्लैक, एटलीस्ट 5 में कौन कौन सा है, कम से कम 5 आनी चाहिए, मतलब इवेंट E6 गिवन A हैज अकर्ड, या तो ये इवेंट होगा या फिर इवेंट E7 A हैज अकर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस है ना। या तो मेरे पास एटलीस्ट 5 ब्लैक का मतलब क्या है, कम से कम या तो 5 ब्लैक हो गया तो 6 ब्लैक हो गए, तो या तो इवेंट E6 होगा या फिर इवेंट E7 होगा, तो या मतलब दोनों को ऐड कर दिया। अब ये मेरा, अब तो बस इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, तो मेरे को पता क्या करना रहता है, बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, है ना। ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A into प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E6। हाँ देखो, नहीं ए उल्टा बोल दिया आपने, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ए थोड़ी आएगी, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E6। 6 का, ठीक है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला भूलना ही नहीं किसी को, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, है ना। यस सर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, E7 हैज अकर्ड अपॉन समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब शांति से बताओ, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 मतलब बेसिकली याद हो तो आपको, जैसे अपने पास 3 बैग होते थे, तो किसी एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/3। 1/3। याद आ रहा है? अपने पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे जनरली 3 बैग, 2 बैग है तो दो बैग में से किसी एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/2। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? 7 हो सकती है। आप 7 लेना चाहो तो 7 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 5 भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगी ऊपर और नीचे से। यस सर। जितने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आने वाली है। किसी भी एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आएगी। क्लियर है? यस सर। तो मुझे बता दो, आप चाहो तो सारे कंसीडर करो या किसी एक को कंसीडर करो। जैसे मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 1 2 3 4 5 6 7, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वली लाइकली है, तो या तो 1/7 ले लो या फिर 1/5 ले लो। ठीक है, किसी भी एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या तो 1/5 या 1/7। ठीक है, आपको जो मर्जी है वो ले लो। मानो अपना लिया 1/5। आई बात समझ में? ये यस सर। है ना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसी अकर, मतलब अगर बैग में 5 ब्लैक बॉल है, 1 अदर बॉल है, तो उसमें से इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए मतलब दोनों बार क्या निकले, एक पहली बार ब्लैक और दूसरी बार भी क्या निकले? ब्लैक बॉल निकले, दोनों बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। हाँ, अब इसको निकालते हैं। बैग 6 सिलेक्ट हो गया, 6 सिलेक्ट हो गया मतलब एक बैग के अंदर 5 ब्लैक है, 1 अदर बॉल है, तो पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। 5/6, है ना। फेवरेबल आउटकम कितने? 5, टोटल 6 है। एक ब्लैक बॉल निकल गया, अब दूसरी बार वापस से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/5। 4/5। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से आपको सबकी नीचे क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। आप इवेंट E1 मतलब जो भी आपको E1 E2 E3 लेना है, मान लो ये आपने लिए E3 मतलब अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। अब E3 में से 2 ब्लैक बॉल निकले, बताओ। 1। हाँ, दोनों, अब दोनों नहीं, 1 नहीं, E3 में से 2 ब्लैक, तो ब्लैक के फेवरेबल कितने? 2/6। यस सर। और दूसरी बार ब्लैक निकले तो 1/5। यस सर। अब अगेन E4 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/5। E4 बैग में से 2 ब्लैक बॉल निकले, तो पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। 3/6, दूसरी बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब E5 का भी इस तरह से लिखोगे। E5 बैग सिलेक्ट हुआ, इसमें से 2 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल का फेवरेबल 4/6 3/5। इस तरह से सबको ऐड करते जाओ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, ऐड करके कैलकुलेशन कर लेना। क्या बात समझ में आई? यस सर। आ गई। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन, हाँ कह सकते हैं इसको मीडियम हार्ड लेवल का। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, हर बार जनरली आपको क्या कहते हैं, बेस थ्योरम में किसी एक बैग की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते थे। अब यहाँ पे एटलीस्ट 5 करके इन्होंने क्या करते, 2 बैग, ऐसे 2 बैग एक बार, या तो एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 बॉल या फिर 6 बॉल,
आई बात समझ में? यस सर। ओके, हो सकता है इसको किसी ने और तरीके से भी किया, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में क्या है, फोकस, एक पैराबोला फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, वो बोला कि एक दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अगेन मैंने कहा था आपको जेई दिखाने, कभी भी क्वेश्चन को ऐसा ऐसा बना देगा जो दिखने में अजीब दिखेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी भी सॉल्व नहीं करना है आपको, मतलब उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, मतलब शक्ल देख के छोड़ मत देना, ये कहने का ये मतलब है। प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके देखो, शुरू के 1 मिनट दो, 1 मिनट में आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो फिर छोड़ दे। अब यहाँ पे एक पैराबोला है, ठीक है, वो पैराबोला तो अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक फंक्शन है एस, जिसके बारे में बोला गया tan इनवर्स अंडर रूट एफ एक्स। अब यहाँ पे tan के अंदर रूट एफ एक्स के अंदर एक फंक्शन दिया है, और दूसरा साइन इनवर्स के अंदर दिया हुआ है रूट एफ एक्स प्लस 1। अब ये फंक्शन अगेन दिखने में बहुत गंदा दिख रहा है कि tan इनवर्स के अंदर वो भी रूट के अंदर फंक्शन, और फंक्शन भी एक पैराबोला है, और साइन इनवर्स के अंदर भी रूट के अंदर एक फंक्शन, और पैराबोला भी किस टाइप का है, फोकस है -1,1/2, 0 पे, डायरेक्ट्रिक्स -1/2 पे। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो फोकस है -1/2, 0, मतलब यहाँ पे आपका फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स है y बराबर -1/2, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक्सिस कैसी होगी, y के पैरेलल, यस सर। है ना, ये आपकी एक्सिस हो जाएगी। तो ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, तो वर्टेक्स कहां पे आएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे। यस सर। यहाँ पे आपको वर्टेक्स, आपका पैराबोला इस तरह का दिखेगा। क्या ये सब प्रिडिक्ट कर पाओगे ये वाली चीज? यस सर। तो ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स। आपको मैं बता ही था कि वर्टेक्स जो होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये -1/2 पे, तो बताओ वर्टेक्स कहां पे आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा। ये पूरी लेंथ कितनी है, 1/2 है, 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 है ना, बोलो। यस सर। वर्टेक्स कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या, अच्छा ये स्टैंडर्ड पैराबोला किस टाइप का है, x² = 4ay टाइप का है। यस सर। ये स्टैंडर्ड पैराबोला, अपवर्ड वाला पैराबोला क्या होता है, x² = 4 है, बस इसकी वर्टेक्स चेंज हो गई है। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा -1/2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/4, क्योंकि वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के मिड पॉइंट पे होता है, तो ये -1/4। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। तो x की जगह, कैपिटल X की जगह हम क्या लिख देंगे, x + 1/2। हाँ, x + 1/2, वेरी गुड। ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, इक्वल टू 4a y + 1/4, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब a निकालना है, a कैसे निकालेंगे, 4a की वैल्यू सर इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं ना, नहीं मतलब नहीं, किसी उसकी भी पॉइंट जरूरत नहीं है ना। वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, सर 2 है, A के वर्टेक्स बराबर। ए सर। ये तो आपको बेसिक पता है ना, मैंने आपको क्या कहा था, पैराबोला कहां पे भी शिफ्ट हो, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। पैराबोला कैसा भी हो, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस a के बराबर होती है ना। यस सर। यस सर। और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, 1/4। तो यहाँ पे अपने पास ये जो वर्टेक्स और फोकस की दूरी है a, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा a के बराबर होता है, और a का हमको कितना दिया है, 1/4। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर है, यस सर। इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आपका पैराबोला क्या बना, बेसिकली x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, वो a तो 1 हो गया, y + 1/4। यहाँ से आपका फंक्शन आ जाएगा y = दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, x² + 2ab + b² 1/4 कट जाएगा। तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया, पैराबोला y = x² + क्लियर हुई यहाँ तक। तो पहला पार्ट तो हो गया, ये जो पैराबोला था उसकी इक्वेशन हमने निकाल ली, और ये निकालना आसान था। एक स्टैंडर्ड पैराबोला था, बस उसको ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया था, हाँ है ना। यस सर। इसमें किसी को डाउट है, एनीवन, ठीक है। नहीं अब यहाँ पे देखो, अब अपने पास दूसरा जो फंक्शन दिया था वो दिखने में अजीब दिख रहा था, अब इसको देख के हमको प्रिडिक्ट करना हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ज्यादा टफ बना तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर रूट है, और यहाँ पे भी tan इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर रूट के अंदर फंक्शन +1 दिया हुआ है, और फंक्शन मेरे पास आ चुका है, और इसका सॉल्यूशन, अच्छा इक्वल टू ये कितना दिया है, π/2, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, π/2। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे ये देखो कि रूट के अंदर fx है, और यहाँ पे भी ये है, और साइन इनवर्स और tan इनवर्स इनकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होती है। यस सर। यस सर। होगा कि भाई रूट के अंदर अगर फंक्शन है, तो ये फंक्शन मुझे कौन सा पोर्शन, अब देखो पैराबोला तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, > 0 वाला,
यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर कोई क्वांटिटी हमेशा किसी नहीं पॉजिटिव, यहाँ पे मैं डोमेन निकाल के देख रहा हूँ भाई फंक्शन कौन सा कंसीडर करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो फंक्शन है साइन इनवर्स के अंदर ये कैसा होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। यस सर। ठीक है, sir. मतलब ये अब -1 अब नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब ये जो फंक्शन है fx + 1 ये किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, है ना। तो बेसिकली fx 0 और यहां से भी क्या आ जाएगा, अच्छा लेस देन 0 तो चलो ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 1 को उधर भेजोगे तो 1 को उधर भेजोगे तो अगेन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ से फिर वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, इक्वल टू 0। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन 0 के बराबर होना चाहिए, वो वाला आपको लेना है। फंक्शन 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब fx 0 कहां पे हो रहा है, इन 2 पॉइंट पे, है ना। यस सर। ये 0 कहां पे हो रहा है, इसको अगर आप आपको कौन सा लेना है, fx = 0, दो ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन 0 के बराबर, तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से, दो सॉल्यूशन। दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट कंटेन 2 एलिमेंट। आई बात समझ में। तो अगेन Yes, sir. दूसरा फंक्शन दिया था, Yes, दिखने में sir. बहुत अजीब था, अपन को लग रहा था कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन ज्यादा जा सकती है, लेकिन जैसे ही उसकी डोमेन निकाली, डोमेन में तो सिर्फ क्या रहा, fx = 0 आ रहा था, fx = 0 के कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट प्रॉपर्ली करा करो, वहां पे ये देख के मत छोड़ देना कि दिखने में अजीब दिख रहा है फिर टफ दिख रहा है। एक बार अटेम्प्ट करके देखो, आपको लग रहा कि नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना। चलो 69। अब अगेन यहां तक हमारे पास किसका क्वेश्चन आ गया था, ये एक तरह का इनवर्स और पैराबोला को मिक्स करके क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूरा वेक्टर पे दे दिए, और वेक्टर तो स्कोरिंग टॉपिक है ही हमारा, ठीक है। वेक्टर ए दिया और एक रिलेशन दे दिया गया और 2 ऑप्शन पूछे गए। अगेन इस क्वेश्चन को मैं देखने में तो अजीब सा दिख रहा है अगेन, लेकिन मैं सॉल्व करके देखूंगा। वेक्टर क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या, गिवन डेटा को प्रॉपर, आपको क्या बोला है हमेशा मैंने, प्रॉपर्ली गिवन डेटा को उतारो। गिवन डेटा क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। बी और सी के बारे में बोला नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना भाई, नॉन जीरो वेक्टर है। और एक रिलेशन दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, एंड तीसरी चीज बी डॉट सी आपको 0 दिया। ये सारी गिवन डेटा है। और अब बोला क्या कि 2 स्टेटमेंट है कि ए और सी वेक्टर पैरेलल है और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अगेन क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए दिया हुआ दिखने में अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कैलकुलेशन करना है। जैसे ही मेरे पास ये चीज आती है, इस चीज का भी यूज कैसे करते थे, 2 मैग्नीट्यूड, बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a + b - c वेक्टर। और मुझे कहीं ना कहीं ए बी और सी में रिलेशन डेवलप करना, तो मैं क्या स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, हाँ है ना। इसके अलावा कोई फॉर्मूला मुझे पता भी नहीं है। मैग्नीट्यूड दिया तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो इधर का जो बनेगा स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर +2, आपको फॉर्मूला पता है a + b + c का, a डॉट b + ट्वाइस ऑफ b डॉट c + ट्वाइस ऑफ c डॉट a। और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करोगे तो अगेन a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर तो बनना ही है, 2a डॉट b बनेगा। अब c नेगेटिव है तो - ट्वाइस ऑफ a डॉट c - ट्वाइस ऑफ b डॉट c, है ना। यस सर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, a डॉट b भी a डॉट b भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 4 सर b डॉट c 0 की बने। हाँ, b डॉट c + 4 c डॉट a इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में अगला डेटा b डॉट c 0 दिया था, तो ये भी 0 में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, c डॉट a। अब कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन में जो, अगेन इसको मैं इजी कैटेगरी क्वेश्चन में ही डालेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा दिया था और इस डेटा को कैसे यूज करना है ऑलरेडी हमने क्लास में देखा बहुत बार। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो c डॉट a अगर 0 है, और क्वेश्चन में एक और चीज क्या बोली है, नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, है ना। यस सर। और a और c पैरेलल होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया। पहली चीज तो ये आ गई, मतलब स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। बी रॉन्ग है तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये थर्ड ओनली या सेकंड, हाँ, या तो ये सही हो सकता है, बोथ बी है, ये तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो मतलब आपके पास अब 2 ऑप्शन बच गए, या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। आगे ए के बारे में देखना पड़ेगा। ए मतलब
ए प्लस लेमडा सी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैं जो बोला गया। अब मुझे इसके बारे में प्रेडिक्ट करना है या फिर इसको मुझे चेक करना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस लेमडा सी, ये मैग्नीट्यूड सर सी ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ मान लेते हैं ना। हाँ सर फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं ना यहाँ हाँ पे। वही यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड के बारे में प्रिडिक्ट करना है ना आपको। क्या बोला कि इसका मैग्नीट्यूड किसी ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा या कम होगा, बस यही देखना है। इसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। यस सर। अभी भी मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के स्क्वायर करोगे तो किसी भी वेक्टर मैग्नीट्यूड का इसका मतलब इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, यस सर। इसी का इसी के साथ क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लेमडा ए डॉट सी। अब ए डॉट सी तो क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये ए से तो ज्यादा ही दिख रहा है। हाँ यस सर। ए से क्या दिख रहा है ज्यादा। अब देखो कितना आसान था ये, हाँ कि नहीं था, मतलब स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका करने लायक क्वेश्चन था। तो 9 में से कम कितने इजी है अपने छाटे अपन ने, 61 टफ हो सकता था, एक इजी ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ये मीडियम बोल सकते हो, ये इजी नंबर 2, फिर ये इजी नंबर 3, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन था, इसको टफ बोल सकते हो। ये मीडियम बोल सकते हो, दिखने में टफ था लेकिन क्वेश्चन इजी था, दिखने में टफ था लेकिन क्वेश्चन क्या था, इजी। तो ये इसको भी 5 और ये 6, तो 9 में से 6 क्वेश्चन इजी निकल गए मैथ में। आई बात समझ में। तो वहां पे बस अगर माइंड दिमाग अगर ठंडा रहा, काम रहे, एकदम प्रॉपरली रहे तो सब कुछ डूएबल है। वहां पे बस कंसंट्रेट होकर बैठना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। तैयारी कम ज्यादा हो सकती है, कभी भी ऐसा मतलब देखो ये होगा नहीं कि जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये बोलो कि सर मेरी तैयारी कंप्लीट है। आपके हो सकता है कुछ चैप्टर छूट रहे हो, कुछ चैप्टर आपके अच्छे से रिवाइज ना हुए हो, ठीक है, अच्छे से अभी तैयारी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वहां पे एकदम कॉन्फिडेंटली जाना है कि मुझे वैसे भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना मैंने किया उसको प्रॉपरली करके आना है। चलो अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ऊपर साइन नीचे साइन कॉस, क्या करें इसको। अब देखो यहाँ पे एक साइन दिया है, ऊपर 2 + 3 साइन दिया, और नीचे देखो, पहले तो देख के ये क्लिक होता है कि कहीं ना कहीं किसी को सब्स्टिट्यूट करके काम हो जाएगा। अच्छा, डेफिनेट का क्वेश्चन जब भी आता है तो पहली चीज तो ये आती दिमाग में, कहीं उसकी लिमिट्स को देखते हैं। लिमिट के क्वेश्चन अगर -a से a होता है तो उसके लिए अलग अपने पास तरीके हैं दो। a + b - x रखेंगे तो a + b इनका अच्छा आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक π/2 है, दूसरा 60 डिग्री, तो दोनों का एडिशन 150 डिग्री है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब a + b - x वाली आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी। लिमिट्स अलग ही है, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें। हाँ वो करेंगे। हाँ बोलो कुछ नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स देखो अलग अलग दिख रही है, तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आता है हम लिमिट्स को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। तो या तो हमारे पास a + b - x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, या -a से a वाला होता है, या फिर 0 से 2a वाला होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, मतलब हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। अब लिमिट को सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, एक तो दिया हुआ 2 + 3 sin x अपॉन नीचे sin x दिया हुआ, तो पहले तो अलग अलग कर लो। जैसे ही अलग अलग करोगे तो यहाँ पे एक आएगा sin x × 1 + cos x इंटीग्रेशन, और दूसरा sin x को अलग करोगे तो नीचे सिर्फ बचेगा क्या, 1/1 + cos x। अब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने ये सिखाया था कि जब भी साइन या कॉस का सिंगल टर्म आए, जब भी साइन या कॉस की सिंगल पावर आए, और आपको हमेशा क्या tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों केस में। साइन x की जगह आपका अप्लाई हो जाएगा 2 tan x/2 upon 1 + tan² x/2। tan² x/2। यही ध्यान रखना हमेशा, जब भी साइन या कॉस में सिंगल पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें साइन और कॉस का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। कॉस की जगह आप लिख दोगे 1 - tan² x/2 upon 1 + tan² x/2। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आके। इनडेफिनेट ये इंडेफिनेट का क्वेश्चन था, इनडेफिनेट को आपको सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। डेफिनेट के टर्म्स में था, लेकिन ये क्वेश्चन इनडेफिनेट के रूप में कि यहाँ पे तो। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था कि 1 + cos दिया हो तो ऊपर नीचे आप चाहे 1 - cos से रेशनलाइज भी करोगे तो भी काम हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली क्या कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन का और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में। यस सर।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता, उसको साइन स्क्वायर लिख सकते थे और फिर अलग अलग कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं इजी मीडियम कैटेगरी में ही डालेंगे अपन। ये भी क्वेश्चन डू है, बस वहां पे होना चाहिए। अगेन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अगर इस बार स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। और आपके सिलेबस में ऑलरेडी प्लेन हटा दिया है, तो मेरे को कहीं ना कहीं गारंटी ये लग रहा है किसी ना किसी के सेट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पे क्वेश्चन बनना गारंटी है, और आपको इसका फॉर्मूला रटा होना चाहिए। अब तो ये तो आपके बोर्ड्स में भी है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। यस सर, आपको इसकी प्रैक्टिस करके ही जाना। ये अभी से मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन आपका पेपर आएगा उसमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे याद कर लेना कि हाँ सर ने कहा था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by magnitude of B1 cross B2। वेरी गुड, ये फॉर्मूला सबको एकदम रट लेना, नहीं याद हो 10-10 बार लिख लेना। A2 माइनस A1 या देखो, एक तो A2 माइनस A1 होता है ना, और एक क्या होता है B1 क्रॉस B2। ये दो वेक्टर आपको आते हैं, इन दोनों का आप क्या लेते हो, डॉट डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। वेरी गुड, है ना, ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही बताया, और इसका पूरे का मॉड ले लेना, आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1। अभी सारे एलिमेंट एक एक करके आपको निकालने रहते हैं, जहां पे B1 B2 आपके पैरेलल वेक्टर है, A1 A2 आपके वो वेक्टर है जो उस लाइन पे लाई करते हैं। अब जो लाइन L1 है, उस लाइन L1 का के ऊपर जो पॉइंट वाला वेक्टर A1 वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज बता दो क्या क्या आएंगे। लाइन L1 पे कौन सा पॉइंट है, 5 Minus lambda और 2। minus lambda। 5 लैम्डा और माइनस लैम्डा। वेरी गुड। और B1 मतलब पैरेलल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन -2 0 1। और 1। आपको पहचान आता ना, जो नीचे वेक्टर होते हैं पॉइंट वो आपके पैरेलल वेक्टर होते हैं, और ऊपर जो साथ में लिखते हैं वो पॉइंट ऑन द होता है ना। अब L2 के लिए यस सर, ये दूसरी लाइन, ये इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो। ये दूसरी लाइन L2 है, इसको आप, अच्छा ये अपन को डायरेक्ट नहीं दी हुई इस फॉर्मेट में, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन, नीचे कुछ नहीं है तो 1, y माइनस 1 अपॉन 1, और इसको आप लिख देना z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब मुझे बता दो A2 वेक्टर पॉइंट ऑन द लाइन L2। -1 1 और 4। -1 और 4। वो वेरी गुड। और B2 वेक्टर बता दो। 1 1 -1 -1। बहुत। अब एक एक करके प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना। A2 माइनस A1, सबसे पहले वेक्टर A2 माइनस A1 निकाल लेना। तो A2 में से A1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो A2 माइनस A1, इसकी प्रैक्टिस सब लोग प्लीज घर पे कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करके आ जाना, और कुछ नहीं। तो A2 में से A1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, -6, 1 माइनस लैम्डा और 4 प्लस लैम्डा। कैलकुलेशन देख लेना। A2 माइनस A1 निकाले, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसके साथ i कैप होगा, इसके साथ j कैप, इसके साथ k कैप होगा। B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है सबको, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k है ना। Yes sir। यस सर, यहाँ पे B1 लिख देंगे 2 0 -2 0 1, और B2 के लिख देंगे 1 1 -1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे तो B1 डॉट ये आ जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर का आपको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। वो डॉट प्रोडक्ट और नीचे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 2√6 के बराबर गिवन है। तो वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी। कैलकुलेशन है नो डाउट, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो कैलकुलेशन वो दे सकता है। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पूछेगा तो लाइन या तो डायरेक्ट फॉर्मेट में दे देगा, या वेक्टर फॉर्मेट में देगा, या अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट में, सिमेट्रिकल फॉर्मेट में देगा। और दो सिमेट्रिकल फॉर्मेट से कैसे इसको कन्वर्ट करना वो भी क्लास में आपको सिखाया गया। टफ बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है। क्लियर है, आपको लाइन प्लेन के टर्म्स में दे देगा, और उसको आपको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना वो भी मैंने क्लास में सिखा रखा, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने का तरीका आपको क्लास में सिखा रखा, तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। इसका क्वेश्चन इस बार आना ही है प्लेन से। ठीक है, चलो। अब ये 3D क्या कहते हैं अपना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन इससे हमेशा फिक्स होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। ये बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, और जनरली चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन इसका आना है। किस्मत अच्छी हुई तो अगर आपके सेट में आए इसको छोड़ के नहीं आना है। इसका कॉन्सेप्ट में फटाफट रिकैप करा देता हूं कि आपके पास अगर 3 इक्वेशन होती है तो उसके किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं वो हमें समझना है। तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है मान लो। ठीक है, फटाफट में लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1, आपको कितने वेरिएबल आते हैं, 3 वेरिएबल है, c1z इक्वल टू d1। ठीक है, एक मान लो इक्वेशन ये हो गई, एक दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको आ गई। अब इन 3 इक्वेशन के
किस तरह के सॉल्यूशन होंगे वो हमें समझना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू बी टाइप से, Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब चाहो तो इसको देखो, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं, या तो एडजॉइन के टर्म्स में लिखा लो या फिर क्रैमर्स रूल अप्लाई करो। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमको सीखना है। या तो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर दो पॉसिबिलिटी अलग क्या बनती है बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस 80% है, 80 to 90%। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट, जहां पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट, तो इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। और यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल रहा था, इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का एक ही केस है। अब ये केस कब बनेगा वो हमें सोचना है। अब हम क्या निकालते हैं, बेसिकली डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा या फिर डी, कैपिटल डी, डेल्टा जो भी आप बोलते हो। तो डी मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c। सबको पता नहीं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना, Yes, sir. ये हो गया डी। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, D not equal to 0. हाँ, ये जो डी नॉट इक्वल टू जीरो होती थी, अगर ये डी नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका एक ही सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। कि ये जो डी मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट है, अगर ये नॉन जीरो है तो क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब या तो ये डी जीरो हो सकता था या नॉन जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, डी अगर जीरो के बराबर है तो आपके पास फिर दो केस बन सकते हैं, या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा वो हमको चेक करना है। तो हम क्रैमर्स रूल से dx dy dz निकालते थे, dx dy dz। dx निकालने का तरीका क्या है, इसी डिटर्मिनेंट में बस a1 a2 a3 की जगह x के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3, बची हुई चीज ऐसी कैसी। dy वाले केस में बस y के कोफिशिएंट की जगह आ जाएगा d1 d2 d3, और dz में z इसकी जगह d1 d2 d3 आ जाएगा। बाकी जगह जो पहले वाले था वो ही रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये dx dy dz। तो यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट का बेसिक केस तो क्या हो जाएगा, डी नॉट डी इक्वल टू जीरो। अब उसके अलावा अच्छा, नो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब D equal to 0 लेकिन dx dy dz not equal to 0. हाँ, डी इक्वल टू जीरो हो जाए और कम से कम एटलीस्ट वन, इन तीनों में से कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ dx या dy या dz में से कोई भी एक क्या हो जाए, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, अच्छा क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन कैसे निकलता है, x इक्वल टू क्या होता है बताओ, dx अपॉन d। ऐसा होता है ना कुछ, नहीं कि d अपॉन dx, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, याद करो तो। एक तो अपन d निकालते थे, एक तो d निकाला और एक dx निकाला, dy निकाला, dz निकाला। तो d ऑफ x बाय के d होता है बस, हाँ, x के लिए। वेरी गुड, dx अपॉन d आता था। y का सॉल्यूशन क्या आता था, dy अपॉन d, और z का सॉल्यूशन क्या आता था, dz अपॉन d। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो मुझे कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर मान लो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और न्यूमरेटर भी क्या हो जाए, जीरो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड जीरो बाई जीरो का फॉर्म टाइप से आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी पैरामीटर टी के टर्म्स में आएगी, तो उस केस में मुझे क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सारे के सारे किसी पैरामीटर टी के टर्म्स में लिखे जाएंगे, तो उस केस में मुझे क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या है कि ऊपर भी जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि मान लो ऊपर तो कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई और नीचे जीरो की क्वालिटी, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? Yes. सबको क्लियर है ये? तो कंसिस्टेंट मतलब दो तरह, कंसिस्टेंट मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो और उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर मतलब ये d नॉट इक्वल टू जीरो, d मतलब ये, और d के साथ साथ अगर मान लो dx dy dz सबके सब जीरो आ गए, तो अपने पास कैसा केस बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये नो सॉल्यूशन का। ये सबको एकदम दिमाग में छाप लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या बोला गया, तीन इक्वेशन दे दी है अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहले के लिए क्या बोला गया है, इस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया गया था, एक ही कंडीशन बताओ, d नॉट इक्वल टू जीरो। d नॉट इक्वल टू, सबको दिमाग में बैठ गई ये बात। डी मतलब इनके जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से बनने वाला डिटरमिनेंट। यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा वो,
पहली रो क्या आएगी? सर 1 1 1 1 अल्फा 1 1 बीटा 7 अल्फा बीटा 7 7 और 1 2 3 1 2 और 3, ये आपका हो गया डी। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो वहां से एक अल्फा बीटा में कंडीशन आएगी, वहां से ये देखना कि उस कंडीशन, ये वाली वो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा और अल्फा नॉट इक्वल टू 7 से इसकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर है? ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? डी तो इक्वल होगा 0, लेकिन बाकी सब में से कोई भी एक, कोई नहीं। एनी वन क्या होना चाहिए? कोई भी एक, लेकिन नॉन जीरो कर दोगे, फिर देखना कि उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। आ रही बात समझ में? यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगेन सेम केस, डी इक्वल टू 0 और dx dy dz सबके सब क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। ये इनफाइनाइट का केस। बस इसको देख देख के आपको ऑप्शन को चेक करना है। अगेन क्वेश्चन डायरेक्ट है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन लेंदी है। आ रही बात समझ में सबको? और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से ऐसा क्वेश्चन आना बहुत कंपल्सरी। देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से या तो एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको हायर पावर में मतलब इसको प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है मैट्रिक्स की, a + i की पावर 5, a + i की पावर 4, इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो ये भी चैप्टर आपकी स्कोरिंग है, करके आना इसको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन रिलेशन का, मैंने कहा था ये क्वेश्चन रिलेशन का आता ही है, यहाँ पे पूछ लिया गया। और ये क्वेश्चन क्लास में करा रखा है, एनसीईआरटी। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो एक एक करके तीनों कंडीशन आपको चेक करनी रहेगी। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको इनपुट और आउटपुट सेम रखना है। इनपुट और आउटपुट को सेम रखने पे गिवन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में ये मानना है कि ए कोमा बी इनपुट आउटपुट वाला सेट आ रहा है तो उसका उल्टा वाला आना चाहिए, अगर वो भी सेटिस्फाई हो रहा है तो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए दो गिवन केस मानोगे, तीसरा आना चाहिए। क्या कर लोगे सॉल्व? यस सर। किसी को डाउट हो, एनीवन लग रहा हो नहीं हो पाएगा तो बता देना, बाकी एक बार खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है? और आपको मैंने कहा है रिलेशन पे एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा। रिलेशन पे एक क्वेश्चन इसी पे आना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को प्रूव करने पे ही। तो मैंने क्लास में बहुत इलस्ट्रेशन करवा रखे हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। अगेन ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया 75 वाला, तो ये अपना काम बच गया काम। अब देखो 76 सीक्वेंस इन सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन। जब भी आपको बोला गया आपके पास सम या प्रोडक्ट में टर्म्स आए तो अपन टर्म्स अज्यूम करते हैं, और जब भी टर्म्स अज्यूम करना हो, अब यहाँ पे कितनी टर्म अज्यूम करनी? 4। तो 4 टर्म अज्यूम करने के लिए तरीका सिखाया था, याद आ रहा है? मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? a/r और ar, है ना? यस सर। ये दो टर्म में डील हो जाएगी। अब जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करते हैं तो r² मेरा वो होता है, तो इसके आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी? r² मल्टीप्लाई कर दोगे तो ar3, इसमें r² डिवाइड कर दोगे तो a/r3 है ना? तो ये 4 टर्म आपकी जीपी की होगी। क्वेश्चन में बोला कि इनका सम और प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1296। ऐसा मानने का रीजन ये होता था क्योंकि जैसे इनका प्रोडक्ट करेंगे आर वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी, और प्रोडक्ट करोगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। तो a की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1296। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, है ना? यस सर। दूसरा आपको दिया हुआ है सम, तो सम आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 126। इनका सबका सम करोगे तो a पता है, तो वहां से मेरे पास r आ जाएगा। तो a पता है, r पता, कुछ भी पूछे क्वेश्चन में अपन निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। अगेन डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। तब तक मेरे को कम से कम पहले 8 मिले थे, 8 के बाद सॉरी कितने मिले थे पहले अपन को इजी क्वेश्चन? 7, 5, 6 इजी क्वेश्चन मिले थे ना? हाँ, ये 6 इजी मिले थे। उसके बाद ये वाला भी इजी क्वेश्चन 7वां, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन 8वां, और ये तो 9वां और 10वां। ठीक है, मतलब इस पेपर में तो ज्यादा इजी क्वेश्चन ही दिख रहे हैं मेरे को, लेंदी है। सर इसमें a प्लस माइनस आएगा। क्या हो गया? a की 2 वैल्यू आ रही है, बोलो क्या कह रहे थे? हेलो, कुछ डाउट था किसी को? सर मैं कहता हूँ क्वेश्चन में a प्लस माइनस 6 नहीं आएगा? हाँ, जो भी आएगा, मैंने तो अभी a की वैल्यू लिखी नहीं है। a की पावर 4 इक्वल टू समथिंग, तो a की आपके पास 2 वैल्यू आएगी, ठीक है? तो उस a की वैल्यू, दोनों वैल्यू से फिर आप देख लेना कि r की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। और आपको क्या पूछा? सम ऑफ द कॉमन रेशियोज ऑफ सच जीपी, तो r की सारी वैल्यूज का सम करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगेन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से दूसरा क्वेश्चन। देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आ गए। ए दिया हुआ है सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स a प्लस i। अब अभी मैंने कहा था या तो हायर पावर में पूछेगा, या एडजॉइन से क्वेश्चन पूछेगा, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पूछेगा। तो इन्होंने हायर पावर का क्वेश्चन पूछ लिया। क्या निकालना है?
ए मैट्रिक्स प्लस आई मैट्रिक्स की पावर 11। वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनका सम। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने बोला सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, इसकी जगह एक वर्ड और वो यूज कर सकता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्स। कभी कभी ये ट्रेस मतलब डायगोनल का सम, याद रखना। कभी अगर ये वर्ड यूज हुआ ट्रेस मतलब डायगोनल का सम। क्लियर है? यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल का सम पूछा गया, और मैट्रिक्स ए मुझे दिया हुआ है 1 0 0 0 4 12 0 -1 3। अब मुझे ये बताओ, जब भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते थे उनको करने का क्या तरीका होता था? सर ये बायनोमियल पैटर्न मतलब बायनोमियली एक्सटेंड कर यहाँ पे दो टर्म है तो बाइनोमियल अप्लाई करूंगी। नॉर्मल पूछ रहा हूँ मैं, हायर पावर अगर पूछते हैं तो अपन क्या करते थे? पैटर्न सर ए को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर निकाल के देखते थे। हाँ, और पैटर्न चाहे बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहाँ पे भी क्वेश्चन आए, हायर पावर वाले क्वेश्चन आए तो हम पहले पैटर्न पे देखते थे कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, ए क्यूब निकालना ही पड़ेगा। अगेन टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ए स्क्वायर निकाल के देखना, ए क्यूब निकाल के देखना, फिर वहां पे देखना किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी हायर पावर कैसी दिखेगी। जो भी हायर पावर पूछे, कभी भी हायर पावर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, जो जहां तक दो में काम हो जाएगा, और आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। हो सकता है ये टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ये टर्म बढ़ रही हो, इस तरह से। तो आप आगे की पावर प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में खैर यहाँ पे दो टर्म की पावर दिया हुआ है, दो टर्म का सम की पावर 11 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो टर्म की पावर है तो बाइनोमियल तो यूज करेंगे इसी, लेकिन हायर पावर कैसे निकालना है वो आपको मल्टीप्लाई कर करके ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल अगर यूज करोगे तो 11c0 ए की पावर 11, 11c1 ए की पावर 10 इंटू आई से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख नहीं रहा हूं मैं। 11c2 ए की पावर 9 एंड सो ऑन अप टिल 11c11 ए की पावर 0 इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार देख लेना ए की पावर किस तरह से बन रही, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर सब एक ही बराबर आ रहे थे, एक बार करा था शायद ये। अगर सारे ए के बराबर ही आ रहे हैं तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर यहाँ पे आपको अगर ये सब ए के बराबर है तो इन सब में से ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 11c0 प्लस 11c1 प्लस 11c2 अप टिल 11c कहां तक जाएगा? ये 10 तक, वहां तक ए बचेगा, और 11c11 के साथ एक आई बचेगा, है ना? यस सर। अच्छा, 0 से लेके टोटल 11 तक का सम कितना? 2 की पावर n, 2n - 1। 2 की पावर n, इसमें से एक कम है तो 2 की पावर 11 - 1, और ये बच जाएगा प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप बस वैल्यू पुटअप कर देना ए मैट्रिक्स के साथ ये, और उसके डायगोनल का सम कर देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बोलो, एनीवन डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आ गया, उसमें बोलते इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताओ। तो रूट प्लस रूट प्लस रूट, तो इसको देख के एक ही चीज दिमाग में क्या आएगी? हाँ, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग से पहले एक बार इसके फैक्टर बना ले, पहले फैक्टराइज कर लेना। रूट के अंदर हो सकता है एक फैक्टर कॉमन आ जाए। फैक्टराइज करने के बाद कराया था क्लास में भी कराया था, दूसरा ऑप्शन क्या है? स्क्वायरिंग कर देना। फैक्टराइज करके स्क्वायरिंग कर देना। और डायरेक्ट कैंसिल मत करना, डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए हमेशा मना बोला है। वो अपना सॉल्यूशन उसको क्या लेगा? कॉमन लेना। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन ये भी हो गया अपना 80। एटी में क्या दिया हुआ है? अल्फा बोला है 0 से 1 के बीच में, बीटा बोला है क्या? ln 1 माइनस अल्फा बेस ई पे एक फंक्शन pn दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन अप टिल x की पावर n बाई n। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। पूछा गया है इंटीग्रेशन 0 से लेके अल्फा t की पावर 50 अपॉन 1 माइनस t, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कैसे करें बता। यहाँ पे अल्फा बोला है 0 से 1 के बीच में, और बीटा दिया हुआ है लॉग का कोई फंक्शन है, और दूसरा pn एक फंक्शन दिया हुआ है, और फिर ऑप्शन उस pn के टर्म्स में पूछे गए। तो इस pn कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? सर किसी का एक्सपेंशन लग रहा है, ये नाम याद नहीं आ रहा सर। देखो एक्सपेंशन में तो ये यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होता तो मैं वो अच्छा दिखता, फैक्टोरियल तो e की पावर x का एक्सपेंशन दिख जाता। यस, यहाँ पे लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर n अपॉन n, इस तरह से है। ठीक है, और इसमें क्या बोला, कहां तक? 50 तक जाना है आपको, और उसमें फिर अल्फा रखना है। तो बताओ कैसे करें इसको। और इंटीग्रेशन में
अच्छा पहले तो इंटीग्रेशन भी देख लो। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ, 0 से अल्फा, ऊपर दिया हुआ t की पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी dt। और अल्फा 0 से 1 के बीच में। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इंडेफिनिट बोलो। 1 माइनस टी को कुछ पुट कर ले और बाद में टी की पावर 50 में डाल देंगे। ठीक है वो करके देखते हैं। और इसके अलावा एनीवन? ठीक है चलो। थोड़ा सा ये एक्चुअली डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्लिक करने वाला क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पहले तो इसको देख के चीजें सीखनी होंगी। ठीक है ये खैर सीरीज वाला क्वेश्चन है। ये इसकी तरह की सीरीज कब आती है, जब नीचे टर्म बन रहा है x²/2 x³/3 x की पावर n/n। तो ये कब क्रिएट होगा, ये जनरली इंटीग्रेशन में क्रिएट होता है, याद आ रहा है? यस सर। ये x का इंटीग्रेशन है, ये 1 का इंटीग्रेशन है, ये किसका इंटीग्रेशन है, x² का है ना सर। यस सर। ये जनरली ऐसे टर्म, ये 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 x³ का इंटीग्रेशन ये, फिर x की पावर 4 का इंटीग्रेशन और ये x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन। ये इनके इंटीग्रेशन बेसिकली इसके फॉर्मेट में दिए हुए हैं, मतलब 1x x² x³ एंड सो ऑन, इन सबके क्या दिए इंटीग्रेशन। अगर वो क्रिएट हो जाता मेरा काम बन जाए। अब देखो सर ऊपर अगर, हाँ एक मिनट रुको, एक 1 + x + x² एंड x³ एंड सो ऑन, इसका बेसिकली इंटीग्रेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो सीरीज है ये किस सीरीज का सम होता है, जीपी। यस सर। ये क्या है, सम ऑफ जीपी। और सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1 है ना। बेसिकली ये जो है सम ऑफ, बेसिकली इस चीज का ये इंटीग्रेशन है, पहला मैंने ये सोचा। और ये जो चीज है सर वहां पे x बिलोंग टू 0 to 1 दे रखा है ना, तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हैं। हाँ हाँ वही इनफाइनाइट जीपी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये मेरे को 1 + इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ था, ये एक जीपी है और जीपी का सम मेरा होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। और यहाँ पे जो x है, x नहीं अल्फा दिया हुआ उनको। नहीं सर x भी है, x भी दिया सर हुआ है x साइड में है। ओके तो x भी 0 से 1 है, तो फिर इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, या फिर वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, तो a/r-1 या फिर 1 - r जो भी लिखना हो, x-1 या फिर a/1 - x। क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r। यस सर। ठीक है यहाँ पे a/1 - x लिख देना, पहली चीज है। और दूसरी अगर इसको x के टर्म्स में ही लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है और ये क्या है, x की पावर n-1 अपॉन x-1। ठीक है मतलब इसको n के टर्म्स में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। मतलब ये कहीं ना कहीं इस सम को ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे t की पावर 50 तो दिया हुआ है और नीचे 1 - t दिया हुआ है। ठीक है तो मैं ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए x की पावर n-1 अपॉन x-1 ये क्रिएट करने के लिए, या फिर 1 - x की पावर, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये। ठीक है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास x की पावर मतलब t की पावर 50 अपॉन 1 - t तो दिया हुआ है, तो मुझे बस एक +1 और एक -1 करने की जरूरत है। यस सर। तो यहाँ पे क्या करो, एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया। एक +1 -1 करके अगर मैं अलग अलग कर दूं तो एक तो बनेगा 1/1 - t और एक क्या बनेगा, t की पावर 50 -1 अपॉन 1 - t। ठीक है अब इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके। इसको अगर आप उल्टा लिख दोगे, माइनस बाहर लिख दोगे, इसको लिखने का एक और तरीका कितना हो जाएगा, 1 - t की पावर 50 अपॉन 1 - t। इसका इंटीग्रेशन और इधर इसका इंटीग्रेशन dt। ठीक है अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो आसान है मेरे लिए, ये कितना हो जाएगा, ln of 1 - t है ना। अरे बोलो यस सर। 1 बाय लीनियर का इंटीग्रेशन। अच्छा अब ये वाली जो टर्म है 1 - t की पावर 50 अपॉन 1 - t, ये क्या है, सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला है ये। यस सर। ये ऐसी जीपी जो इस तरह से दिखती हो, तो बेसिकली इसके अंदर कैसी टर्म आएगी, 1 + t स्क्वायर अब टिल कहां तक, t की पावर 50 तक यस है सर। ना। और उसका फिर मैं इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास ये वाली सीरीज क्रिएट हो जाएगी।
और अपने आप ये P50 अल्फा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई सर। थोड़ा सा ये क्या था, Yes, sir. नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऑब्जर्वेशन कैसे लगी? पहली ऑब्जर्वेशन ये लगा कि x स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3 ये जो टर्म है ये x1 प्लस x प्लस x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन है, ये दिखा मेरे को। और 1 प्लस x स्क्वायर ये सम ऑफ द जीपी उसका फॉर्मूला दिखा, और वही सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला मैंने अपने गिवन इंटीग्रेशन में क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेना इसको। अब तो कुछ बचा नहीं एक्चुअली, अब हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट आपका कंपोजिट फंक्शन पे एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था। अच्छा, आप सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो गए ना? हाँ, क्या टाइम हुआ है? 15 होगा, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, वो बोला गया है कि कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स और इन 3 लाइन से एरिया अंडर कर्व करना है। सब लोग ट्राई करो एक बार इसको, एफ ऑफ जी एक्स बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंपोजिट फंक्शन का भी रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आपका एरिया अंडर कर्व का भी रिवीजन हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लो सब लोग। घर पे किया था क्या? बोलो। नहीं सर, ये नहीं किया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सब लोग ट्राई करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीखने का बहुत कुछ है। करोगे ट्राई सब लोग? बोलो। यस सर। ठीक है, करो एक बार इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। सब लोग ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, सीखोगे। एफ ऑफ जी एक्स बनाने की कोशिश करो एक बार। एक तरीका सिखाता हूँ। देखो, ये कंपोजिट फंक्शन में कभी भी अगर दिक्कत हो ना, डर लगे, कभी कभी क्या होता है जनरली, एक बार अपन ने पहले भी किया था कि भाई फंक्शन जब दो तरह से ब्रेक हो फिर कंपोजिट बनाना तो ये टफ ही होता है जनरली। उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, या तो आप क्या करो, जैसे मैं अभी कर रहा था, फंक्शन के अंदर फंक्शन रखो। इसमें अनडू होता है क्या? हो जाता है, हाँ। फंक्शन के अंदर फंक्शन रखो, फिर इस तरह से प्रिडिक्ट करके यहाँ पे फंक्शन बनाओ ना। तो दूसरा एक और आसान तरीका होता है, वो भी सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक मिनट, इसको मैं हटा रहा हूँ।
उसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, सब लोग सीखना, बाकी लोग जिसको आता है अपना अपना तरीका अप्लाई करो। एक तो एक्स प्लस मॉड एक्स, तो मुझे पता है मॉड एक्स एक तो जीरो पे टूटता ही है, तो एक्स अगर ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक है, इक्वलिटी कहीं पे भी लगा दो। अगर लेस देन जीरो हुआ तो नेगेटिव टूटेगा, एक्स माइनस एक्स जीरो के बराबर आ जाएगा, और ग्रेटर हुआ तो ये एक्स एक्स के बराबर टू एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 2 एक्स के बराबर आएगा। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? एफ एक्स निकाला मैंने कैसे, बोलो, अरे बोलो, सबको समझ में आया? आ गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, इसको रेड कलर से बना देते हैं। ये है मान लो एक्स, ये है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन जीरो, दूसरा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करो, इनका कंपोजिट बनाना है, तो सबसे पहले इनका ग्राफ बना लो दोनों का साथ में, फिर आपको कंपोजिशन में वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मान लो मैं दोनों का ग्राफ बना देता हूँ। सबसे पहले एफ एक्स का बना देते हैं, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू एक्स से, तो ये आपका एफ एक्स है, और उसके पहले जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो मतलब ये, तो ये आपका ब्लू कलर से एफ एक्स का ग्राफ बन गया। जी एक्स के ग्राफ में बोला गया है एक्स लेस देन जीरो के लिए वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम में वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन मतलब ये पीछे आएगी, और जीरो से ज्यादा में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, पैराबोला, और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? 1 पे। क्या है, दोनों ग्राफ समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। हाँ, अब आपको जो भी वैल्यू पुटअप करना, वैल्यू पुटअप करो एक एक करके। अब देखो ये आपका जीरो हो गया, ये पॉइंट जीरो है, दोनों 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये सब कुछ है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। आपको पूछा है एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर आपको जी एक्स रखना है, एफ के अंदर क्या रखना है? जी एक्स रखना है, ठीक है, रख देते हैं। तो एफ कौन है? ये रहा, इसके अंदर जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या रखना है? जी एक्स, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा, तो जी एक्स, यहाँ पे भी जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये जीरो आएगा, एक बार देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, जी एक्स लेस देन जीरो। यहां तक सबको सही है? ठीक है। अब जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जी एक्स पॉजिटिव कहां का पे? जी एक्स मतलब रेड वाला ग्राफ, देखो रेड वाला ग्राफ पॉजिटिव कहां पे? ये दिख रहा है रेड पॉजिटिव, आया ना? यस रेड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रेड पॉजिटिव कहां से आ रहा है? एक्स ग्रेटर देन जीरो से ले, और उसके Yes, sir. ये जो ग्राफ की इक्वेशन क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर आ रही है ना? तो जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जी एक्स पॉजिटिव कहां पे? जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो, है ना? यस अब एक्स, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक्स अगर जीरो से ज्यादा है तो जी एक्स मेरा पॉजिटिव है, और उस केस में जी एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर के बराबर है ना? क्लियर है? अब दूसरा जी एक्स नेगेटिव, जी एक्स नेगेटिव मतलब ग्राफ रेड वाला नेगेटिव कहां पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। यस सर। सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? जीरो से कम, तो x लेस देन जीरो के लिए जी एक्स नेगेटिव मतलब कौन सा है? ये y इक्वल, इसकी इक्वेशन क्या जाएगी? जी एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x तो है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो, यहाँ पे x तो है ही नहीं, ये क्या है? जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता जी एक्स प्लस टू, या मान लो ऐसा कुछ दिया होता जी एक्स प्लस टू, तो जी एक्स की जगह क्या आता है? x आ जाता, जी एक्स की जगह क्या आ जाता? x आ जाता, पर यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, यहाँ पे जीरो, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? आ गई सर। यस सर देखो इसमें कभी गलतियां नहीं होगी, तो आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करके प्रिडिक्ट कर लो। देखो पहला कैसे प्रिडिक्ट किया, वापस देखो ध्यान। सबसे पहले मैंने दोनों के ग्राफ अलग अलग बना लिए, वहां पे आपके पास दो कलर के पेन है तो बना लेना। फिर यहाँ पे दिया हुआ था जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब रेड वाला ग्राफ ऊपर कब है? ये ऊपर कब है? यहाँ पे ऊपर है, इस एक्स की वैल्यू के लिए ऊपर है। एक्स की वैल्यू जब जीरो से ज्यादा है तो रेड वाला ग्राफ पॉजिटिव है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उस केस में रेड वाला ग्राफ कौन सा? एक्स स्क्वायर, तो जहां पे भी जी एक्स उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जी एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव ग्राफ कहां पे? एक्स लेस देन जीरो के लिए, तो यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो करो, जहां जहां भी जी एक्स उसकी जगह क्या आएगा? एक्स आएगा। अब यहाँ पे जी एक्स था ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली जीरो लिख दिया। आई बात समझ में? आ गई सर। सर ये आपका फॉग एक्स हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। फॉग एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इस लाइन के साथ आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो फटाफट बना लेते हैं इसको, एक सेकंड पेज ऐड कर लेता हूं मैं। तो अपना जो फॉग आया एक्स स्क्वायर और जीरो, ये कब आया? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आया जब एक्स लेस देन जीरो। ये मेरा ग्राफ बनेगा फॉग का।
ये ग्राफ बन गया फॉग एक्स का। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन, और दूसरी लाइन क्या है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15। दूसरी लाइन क्या गिवन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15। तो इसको भी बनाना है, अगर तो x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा 15/2 है ना। 15/2। तो हाँ x को 0 रखने पे y 15/2, और y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा -15 है ना। यस बोलो। सर। तो आपकी जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ये ठीक है। अब ये लाइन और ये कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाके। और दूसरा क्या बोला था आपको, y एक और लाइन कौन सी बोली थी, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सेस। x ये वाली लाइन, ये लाइन तो कौन सा एरिया, ये वाला है। यस सर। ठीक है। ये इसके लिए कौन सी स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, वर्टिकल भी ले सकते हो, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल लोगे तो लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व, वर्टिकल लोगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हाँ है ना। यस सर। पहले केस में ऊपर कर्व और नीचे कर्व पूरा की पूरा सेम है, तो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब ये लाइन हो गई y, और ये छोटा सा लेंथ हो गया dx। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा y dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y वर्टिकल स्ट्रिप मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और इसमें क्या करेंगे, लिमिट किसकी रखेंगे, x की लिमिट यहां से लेके जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां तक। ठीक है, लिमिट आप रख देना x की, मान लो ये a आ रहा है ये b आ रहा है, तो a से लेके b। और यहाँ पे क्या करोगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, याद आ रहा है सबको। यस सर। इंटीग्रेशन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन अगर आता है किसी के साथ मिक्स होके तो प्लीज अच्छे से करके आना, बस कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन का ध्यान रखना है। तो कोई बात समझ में। यस यस सर। ठीक है, चलो अब वापिस से पीएनसी का शायद एक क्वेश्चन आया। सर पीएनसी की कोई ट्रिक नहीं होती जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ लगाना क्या है, किस तरह से है। नहीं कोई ट्रिक नहीं हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट आर लेस देन टू दिस either divisible by this or by this is equal। ठीक है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर हैं जो कि 2800 से कम है, एंड 2800 से कम होना चाहिए, एंड आइदर डिविजिबल बाय। अब देखो यहाँ पे एंड की कंडीशन है और यहाँ पे और की कंडीशन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको अगर मान लो एक सेट ए मान ले, ठीक है, इसको सेट ए मान लिया, 4 डिजिट नंबर लेस देन 2800, लेस देन और इक्वल टू 2800, डिविजिबल बाय 3 और 5। तो या तो 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबिलिटी बाय 3 और बाय 11। यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में तो क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, यूनियन, है ना। पहली चीज तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये पता करना है। ठीक है, तो पहले यस सर। यूनियन पता कर लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 11। 4 डिजिट नंबर जो 3 से ऐसे कितने होंगे 4 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो कैसे कर सकते हो, देखो एक तो क्या है कि या तो आप 3 से बनाओगे तो एक 4 डिजिट नंबर की क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, सॉरी सर एपी, एपी बन जाएगी। 4 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा कहां पे एंड होगा, 3 से डिविजिबल। नंबर ऑफ टर्म्स इसकी पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी पता करनी है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले क्या निकालना है, Yes, नंबर sir. ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 33। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मतलब ऐसे 4 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो वो पता कर लेना, कर लोगे, पता ही है कैसे करते थे। यस सर। फर्स्ट टर्म पता करना, लास्ट टर्म पता करना, एपी का नंबर ऑफ टर्म्स पता करना। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस थी तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट आए आपके, जो भी मतलब कुछ एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब उन एलिमेंट का इसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब इनमें कितने कॉमन आएंगे वो देखना। लेस देन 2800 भी आप पता कर सकते हो, तो उनमें से कितने एलिमेंट लेस देन 2800 होंगे। आ रही बात समझ में। यस सर, आ रही है। यस सर। चलो इसको कैलकुलेशन आप ट्राई कर लेना घर पे। 83 हो गया है, 84th। ओके, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन।
आना ही है। एक क्वेश्चन स्टेट से आपको अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, रिवाइज कराया था बेसिकली। द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। xi पता है, fi पता है, क्या पूछा है बच्चों? वेरिएंस मतलब आपको दिया हुआ है xi, आपको दिया हुआ है fi, पूछा वेरिएंस क्या होगा। तो पहले सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता था। सर सबसे पहले तो सबका मतलब स्क्वायर का मीन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। याद रखना एक फॉर्मूला ही है। अगर fi के टर्म्स में दिया होता समेशन xi इंटू सॉरी fi इंटू xi स्क्वायर। अरे यार सॉरी, हाँ चलो इसमें अंडू का होता है, ये अच्छी चीज है। ठीक है चलो यहाँ पे दिख रहा है सबको। ये वाला फॉर्मूला बताओ, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा fi इंटू xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना, माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपके पास xi पता है, fi पता है, तो xi स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेना, मतलब इसका स्क्वायर। उसको कहीं से मल्टीप्लाई करना है fi के साथ, तो fi इंटू xi स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। अब ये जो सम आएगा इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन n, मतलब समेशन fi, n मतलब क्या होता है समेशन fi, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय x बार भी निकालना आपको आता ही है, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। बोलो कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे सर। यस अब देखो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आया वेरिएंस पे आपके सामने। तो मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे दिख गए इस पेपर में जेईई मेंस के जो एनसीईआरटी के हैं, तो वहां पे आपके डरोगे क्या एग्जाम में जाके? नहीं सर। कोई डरेगा तो नहीं? ठीक है, एकदम बिंदास होके जाना, भले ही प्रिपरेशन कम हो। देखो बार बार बोलता हूँ, कभी भी ऐसा होगा नहीं, चाहे पहला अटेम्प्ट दे दो, सेकंड अटेम्प्ट दे दो, 4 बार अटेम्प्ट दो, 5 बार अटेम्प्ट दो, ऐसा दिन आता नहीं, बहुत कम होता है कि अपन ये बोले कि आज तो मेरे को तीनों सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट हो गया। वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, उसके लिए काफी समय चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। ठीक है यार, मेरे को जितना समय मिला था, जो मेरी सिचुएशन थी जिसमें मुझे स्कूल भी जाना था, घर के भी काम करने थे, घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, स्कूल की भी कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, प्रैक्टिकल की, ये सब किए, क्लासेस अटेंड करी, उसमें जितना जो होना था वो हो गया। और जो मेरा समय अब बचा है उसमें मैंने जितना भी किया है, चाहे 30% किया, 40% किया, मुझे वहां जाके प्रॉपरली बस पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिर जो होना होगा, जो रैंक आनी होगी, जो कॉलेज मिलना होगा वो मिल जाएगा, वो सब का लोड नहीं लेना दिमाग में, चाहे जो भी कॉलेज मिले, मुझे बस अपनी तरफ से वहां पे जाके आउटपुट अच्छा देना है। ऐसा सोच के जाऊंगा मैं कि यार इस बार मेरी तैयारी कम हो गई, मेरे को तो बाकी बच्चों को तो काफी अच्छा आता है, मुझे कम आता है, उनके नंबर भी मेरे से ज्यादा आते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। आपकी जो तैयारी, आपने पेपर, आपने कार्य साल भर जो भी किया हो, बीच में हो सकता है तैयारी कम करी हो, फिर जैसे भी करी हो, अब जो समय है उसमें आपको अपने आप को संभालना है। फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हर चैप्टर के प्रॉपरली एक बार रोज सुबह उठ के रिवाइज करके जाना है। वहां जाके सबसे पहला काम करके इजी क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करके आना है। जब क्वेश्चन छोड़ रहे होंगे ना, घबराना नहीं है, आखिरी मिनट तक अपन को डरना नहीं है। और रिजल्ट के बारे में दिमाग में नहीं रखना कि क्या आएगी रैंक, क्या नहीं आएगी, क्या कॉलेज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अभी ये प्रोसेस है, अगले 3-4 महीने तक चलेगा। पहला अटेम्प्ट दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आए, फिर सेकंड अटेम्प्ट दोगे, बीच में बोर्ड्स भी दोगे, सेकंड अटेम्प्ट दोगे, फिर एडवांस दोगे, जो भी आएगा, फिर जाके कॉलेज की काउंसलिंग होगी। ये सब प्रोसेस होते होते अगले भी 4-5 महीने लगेंगे। तो एंड रिजल्ट क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मेन ये सोचना है कि उस दिन मुझे काम होना है, काम रखना है अपने आप को बहुत एकदम प्रॉपरली, बिना डरे, जैसी भी प्रिपरेशन हो कॉन्फिडेंटली वहां पे जाना है। एंड सेकेंड थिंग, एग्जाम तक आते आते मुझे अपने हेल्थ की बहुत अच्छे से केयर करनी है, डेली प्रॉपरली खाना खाना है, ताकि मेरी बॉडी एग्जाम के दिन मुझे सपोर्ट करे। मेरी बॉडी और मेरा माइंड, आपका दिमाग और आपकी बॉडी कब सपोर्ट करेगी आपको वहां पे, जब आप थोड़े से स्वस्थ रहोगे। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना। बार बार बोलता हूँ, आप बोल दोगे बार बार रिपीट करें, लेकिन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये बच्चे हुए कुछ क्वेश्चन और हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे भी ज्यादातर तो आपने क्लास में ही करा रखे हैं, हाँ, मतलब ज्यादातर नीचे मैंने वाला क्लास में करा रखे हैं। और इसमें देखो अल्टीमेटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 छांटना बहुत आसान होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5 अगर प्रॉपरली छांट लेना तो आपका काम हो जाएगा। वहां पेपर आए ना तो ये काम पहले कर लेना, मतलब जब भी जैसे आओ कि 10 सब्जेक्टिव है तो उसमें से 5 छांट लो, क्योंकि वही एक आपके पास अच्छी चीज है इस पेपर में। क्या आपके पास ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन किसमें है, सब्जेक्टिव में।
ठीक है, तो जब वहां पे आप एग्जाम देने जाओ ना, तो आप जैसे आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आओ या फिर जब भी आप आगे करो पीछे करो, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 में से पहले देख लो कि कौन से 5 इजी जो मैं कर सकता हूँ। 5 हो तो अच्छी बात है, 3 तो 4 जो भी छाटना हो, तो वो एक काम हो जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं वहां से आप 3-4 क्वेश्चन वहां से, अगर 3 क्वेश्चन वहां से भी सही कर लिए तो भी आपका अच्छी काम हो जाएगी। क्या कि सब्जेक्टिव जो ऑप्शन में आएंगे उसमें कहीं ना कहीं इजी होंगे ही, गारंटी होंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो उन सब्जेक्ट ऑप्शन वाले 10 में से आप अपने 3-4 क्वेश्चन जो इजी है पहले उनको पिकअप कर लेना, उनको निपटा देना, फिर ऑब्जेक्टिव के इजी क्वेश्चन निपटा देना, फिर ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ना। अच्छा, ये जो पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं इससे आपको फायदा मिल रहा है कि कुछ और करना चाहते हैं? सर मिल रहा है सर। अच्छा, जहां तक मैथ्स की बात रही है, मैथ्स में जो बच्चे हैं पुराने, मेरे जितने भी आप लोग, दिल्ली वाले भी, एचपी वाले भी, उनमें एक अपना कैलकुलस का रिवीजन तक हमने पहुंच गए थे। उसमें मैंने इनडेफिनेट तक आपको उस दिन करा दिया था। डेफिनेट का थोड़ा सा बाकी था, डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी था, और ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का रिवीजन बाकी था। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, एडजॉइन की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका ये हायर पावर वाला क्वेश्चन आ सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अभी आपको मैंने बताया कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो इसकी प्रैक्टिस आज आप अच्छे से कर लेना। दूसरा, ज्यादातर चांसेस है कि जो आपका चैप्टर है वेक्टर इन 3D, उसमें से खासकर 3D वाला चैप्टर, जैसे कि मैंने पहले कहा था 3D से इजी क्वेश्चन आना है, और उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लाइंस के ऊपर बन सकता है। वेक्टर में कोप्लेनर, कोप्लेनरिटी या कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज को ढंग से करके जाना, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया वेक्टर 3D में, तो वेक्टर 3D से इजी क्वेश्चन बन सकता है। और अगला इजी चैप्टर जो है वेक्टर 3D के बाद वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 ही, ज्यादा वेरायटी है ही नहीं उसके अंदर। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि उसकी सॉल्यूशन बता दो, ठीक है। दूसरी चीज आपको बोलेगा कि कर्व है, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन से टफ क्वेश्चन तब बन सकता है जब वो स्टैंडर्ड दे दे। वो होता था, याद है आपको, x dy प्लस y dx, ये d ऑफ xy का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। यस सर, वो वाले। हाँ, वो वाले, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो रहा होगा तो वहां से टफनेस लेवल बन सकती है। इसके अलावा टफनेस लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बनेगी। तो आपको जो 12th की जो टॉपिक है ना, उसमें से खासकर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व से भी अगर क्वेश्चन बन सकता है, अगर टफ बनेगा तो ज्यादा टफ बन जाएगा, इजी बनेगा तो बहुत इजी बन जाएगा। देखो, तो सबसे अच्छे चैप्टर जो जिसको अपन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, जहां से अपन स्कोर कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार आपके लिए। इन चीज को ध्यान रखना। 12th में से जो मुझे सबसे, जहां से मुझे इस बार लग रहा है पेपर का जो रूपरेखा देखते हो पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करके, 3D का जो आपके इजी क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं वहां से मैं बता रहा हूँ। इजी क्वेश्चन 3D में से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें से मेरे को लग रहा है कि वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पूछेगा इसे। सेकंड आपका क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी क्वेश्चन। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन या तो लीनियर दे देगा या होमोजेनियस दे देगा, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा या होमोजेनियस एक क्वेश्चन दे देगा। थर्ड 3D हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हाँ, लिमिट्स कंटिन्यूटी पे। तो लिमिट कंटिन्यूटी भी बहुत आसान चैप्टर है, कहने का मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी पे, या तो क्वेश्चन आएगा, या 0/0 का क्वेश्चन आएगा, या फिर एबीसी का अननोन पे पूछेगा, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। फोर्थ, रिलेशन में तो थ्योरी है ही नहीं ज्यादा। रिलेशन का पता ही है, वो डायरेक्ट पूछेगा भाई कौन सा है, इक्विवेलेंट टाइप ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलेशन पे। फिफ्थ, फंक्शन से अगर क्वेश्चन बना, तो अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन बना तो उसमें भी एक तो या तो बनेगा वो आपका डोमेन या रेंज से पूछेगा, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, या फिर पूछेगा टाइप ऑफ फंक्शन 1, 1 on 2 पे, टाइप ऑफ फंक्शन पे। और लास्ट पॉसिबिलिटी एक और बन सकती है फंक्शनल इक्वेशन, मतलब वो f of x plus y इक्वल टू fx plus xy, या तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड देगा या वैल्यू रख के आपको फंक्शन प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, तो फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इजी कैटेगरी होगी। फिर अगला इजी में और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में अगर इजी लेवल का बना तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको करके जाना आपको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 7th, इंटीग्रेशन की जहां तक, अच्छा एरिया अंडर कर्व, हाँ एरिया अंडर कर्व में वो आपको इंटीग्रेशन हमेशा इजी में ही देगा, बस आपको कर्व को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। इसका भी सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो कर्व को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, उस कर्व को प्रॉपर्ली ड्रॉ करके ढंग से इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर कर्व का भी एक डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आपको बन सकता है। लास्ट पॉसिबिलिटी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको एक से ज्यादा आना ही है। अब यार डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर को तो करके जाना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमेशा के लिए। ठीक है, डेफिनेट, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कि भाई प्रॉपर्टी कोई ना कोई एनसीईआरटी लेवल एटलीस्ट कर लेना, ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो
प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर कोई ना कोई आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, और कहीं ना कहीं लेबनिट्स रूल वो वाला वो बार बार अप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ये ऐसे चैप्टर है जिनसे इजी क्वेश्चन कहां से आएगा कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है, तो इनको तो आपको करके अच्छे से जाना ही है। ये आपको हो गए 12th के। 11th की बात करूं मैं, 11th ग्रेड में भी सबसे पहले लिखना है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें से सीक्वेंस ही बचा, सीरीज तो पूरा उड़ा दिया उन्होंने, है ना? अरे बोलो। यस यस सर। आपके पास बचा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में भी या तो एपी का डायरेक्ट क्वेश्चन या एपी या जीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन करवाएंगे थोड़ी सी, या फिर आपको एएमजीएम पे क्वेश्चन आ जाएगा। एएमजीएम का क्वेश्चन मतलब आपको वहां प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि भाई मिनिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, कहीं ना कहीं सम या प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करवाएगा। और आपको ध्यान के रखना है एएमजीएम कब अप्लाई होता है, जब नंबर पॉजिटिव हो। इस पे इन दो पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बस। तो पहला इजी क्वेश्चन इनसे बन सकता है। दूसरा बाइनोमियल। हाँ, दूसरा आपका हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का भी सिलेबस काफी रिड्यूस कर दिया। देखो उसमें जो सबसे टफ जो क्वेश्चन बन सकते थे वो बनते थे सीरीज उसके कोएफिशिएंट वाले, सम ऑफ द कोएफिशिएंट। उस पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत टफ बनती थी, लेकिन वो पूरा उड़ा दिया उन्होंने। तो या तो आपका आएगा जनरल टर्म मिडिल टर्म पे, जनरल टर्म मिडिल टर्म, इस पे क्वेश्चन आ गया तो बहुत किस्मत अच्छी है। कैलकुलेशन करना जनरल टर्म मिडिल टर्म अप्लाई करके, है ना? कि पूछेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट बताओ, या फिर मिडिल टर्म का क्वेश्चन बताओ, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा। या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये नंबर डिविजिबल बाय, इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बार बार चिल्ला चिल्ला के रहा हूं, पेपर के बाद बोलोगे अरे हाँ यार ये वो एक सर ने कहा था। तो एक हो गया सीक्वेंस सीरीज, दूसरा होगा आपका बाइनोमियल, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। फिक्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका देना ही है उनको कंपलसरी, एक क्वेश्चन वो देंगे, या तो दे देंगे मीन मीडियन मोड पे, उसके चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे, मीन मीडियन मोड पे तो चांसेस कम है लग रहे हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी पे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके चल जाना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। फॉर्मूला ही याद करना, ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉपर्ली फॉर्मूला याद करना। कैलकुलेशन अच्छा अगेन सब में इजी क्वेश्चन जो आता है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी आएगा ही, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो हो गया सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो वो आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब अजीब तरह से इक्वेशन देगा रूट टाइप्स में, या फिर आपको बेसिकली उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला और रिलेशन देगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। उसमें भी आपको पता ही है सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है। हायर पावर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको ब्रेक कर करके आपको इसको कैसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे फिर वो इक्वेशन बनवा सकता है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी नेचर ऑफ द रूट, ज्यादा इसमें भी नहीं है। नेचर ऑफ द रूट में कैसे बनेगा, डायरेक्ट बोलेगा नहीं नेचर ऑफ द रूट, क्या बोलेगा, बोथ द रूट आर ग्रेटर देन 5 तो k की वैल्यू बताओ। एक रूट 5 से ज्यादा, दूसरा रूट 5 से कम है तो k की वैल्यू बताओ। दोनों रूट 5 से कम है तो k की वैल्यू बताओ। सबको वो सारी कंडीशन सब कुछ करवा रखी है ना? यस सर। अच्छा बाकी लोग भी बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके क्वाड्रेटिक हो गया। फिर अगला आता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अच्छा एक नया पेज ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स से भी जो क्वेश्चन आएगा, वो जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से बनेगा या तो आपका इससे आर्गुमेंट, अपने सॉरी आर्गुमेंट नहीं, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट, इनकी प्रॉपर्टी पे बेस कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वो करवाएगा। इनकी प्रॉपर्टी पे बेस एक क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना आपको, x प्लस आइटा वाई मानना, इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से करके चले जाओ। कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से करके जाना है आपको। और दूसरी पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में भी अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता तो ठीक है, नहीं दिखता है तो आपको मैंने बोला x प्लस आइटा वाई मानो, उसमें टाइम जाएगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है नो डाउट, लेकिन गलती नहीं करवाएगा। x प्लस आइटा वाई मान के कैलकुलेशन करके देखो लोकस क्या आ रहा है। ये दो पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और एक लास्ट तो शायद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आ जाए। अगेन वो बोलेगा नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, आपको प्रिडिक्ट करना होगा अगर रूट्स ऐसे दिए हुए -1 प्लस √3 आयोटा टाइप से, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, कहीं ना कहीं अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, मतलब कहीं ना कहीं वो ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहा है। याद आ रहा है? बोलो यस सर। यस सर।
यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स इस तरह से दिख रहे हैं, या फिर आपको इक्वेशन इस तरह के दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर आपको दे देगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, क्योंकि इनके रूट्स ऐसे तो होते हैं, आया ना। यस सर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, देखते से आपको दिमाग में बैठ जा रहा है, हाँ ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन। सीक्वेंस सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब पीएनसी देखो ऐसा चैप्टर है जो जनरली, देखो पीएनसी इज नॉट एन इजी चैप्टर, ठीक है। वो आपको, अगर आपको मैं बताऊं, एमबीए जब करते हैं ना, तो एमबीए वाले बच्चों को भी पीएनसी पढ़ाया जाता है। तो पीएनसी अगर बेसिक क्वेश्चन आया तो बहुत इजी दिख जाएगा। तो पीएनसी की जहां तक बात है, तो बेसिक और इजी क्वेश्चन अगर आता है तो करके आना, और दिख रहा है कि भाई टफ क्वेश्चन है तो छोड़ देना बिना देखे, कोई दिक्कत नहीं। टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम ले लेगा, नहीं तो काफी ज्यादा। बेसिक इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ, जो क्लास में को थ्योरी कवर कराई गई उससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो करके आना, अदरवाइज छोड़ देना। अब पीएनसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाएगा, या फिर आपको देगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन, जिसके डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने सिखा रखे हैं, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला, है ना? अरे बोलो सर। यस। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन आपको आएगा ज्यादा से ज्यादा, और इसके अलावा अगर कुछ ज्यादा आर पार दी तो छोड़ देना, कोई डरना नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। पीएनसी हो गया, और कौन सा चैप्टर बाकी रह जाता है 11th का? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को तो गिनते ही नहीं अपन, वो तो मतलब बेसिकली इसका फॉर्मूले रटे होने चाहिए, है ना? ठीक है सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सबका ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने ही है। उसमें भी स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन। अब कोऑर्डिनेट से कैसा क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन सर्कल से मैं, हो सकता है एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे आ जाए, या फिर एक क्वेश्चन दोनों में से, मतलब हो सकता है 2 क्वेश्चन है या फिर 1 क्वेश्चन है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। स्ट्रेट लाइन से अगर क्वेश्चन आया तो कहीं, अच्छा पहली चीज इंपॉर्टेंट, हमेशा डायग्राम बनाना है। इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी भी आए, डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के चीजें आसान दिख जाती। प्रिडिक्ट कोशिश करके रफ डायग्राम या प्रॉपर डायग्राम बना के आना, ताकि आपको क्वेश्चन दिखने में आसान दिखेगा। अब स्ट्रेट लाइन का अगेन सिलेबस रिड्यूस्ड है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन भी आएगा। सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों का यही है, ठीक है। वो आपको सर्कल स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन तो चांसेस कम ही है, किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, ठीक है, किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाने के चांसेस है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आता है तो अगेन वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो आपको करके आना है। इनके एक तो इसके अंदर क्या क्या जनरल इक्वेशन, इनकी जनरल भी नहीं बोलता, उसको बोलते इक्वेशन। इनकी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन को लिखने के अलग अलग तरीके, सर्कल को लिखने के अलग अलग तरीके, इक्वेशन। दूसरा टेंजेंट नॉर्मल हट चुका है तो बहुत बड़ी रिलीफ आपको मिल चुकी है। अब वो जो बचेगा, या तो पॉइंट के साथ रिलेशन या फिर लाइन के साथ, उसमें भी कॉर्ड। पॉइंट मतलब S1 ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0, S1 इक्वल टू 0। और लाइन में भी कौन कौन सी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बता दो। एस T इक्वल टू 0, T is equals to S1। अपने आप को थप्पड़ मान लो एक बार सब लोग। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0, ठीक है, ये भूलना नहीं है बच्चा, तो 2 तो चीज है। और कॉर्ड बाइसेक्टेड 2 ही तो होती है आपके पास, कॉर्ड इसका होता है T is equals to हाँ, S1। फिर ये ऐसे करोगे थोड़ी चलेगा। कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन T इक्वल टू S1। इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा है ही कहां, स्ट्रेट लाइन की बस टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता था कि एक सर्कल है, 2 टेंजेंट बाहर से बनाई है, तो उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट से निकलने वाली ये जो लाइन होती है इसको बोलते थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी होती है T इक्वल टू 0। कॉर्ड बाइसेक्टेड मतलब किसी भी सर्कल या स्ट्रेट लाइन में, सर्कल या किसी भी कोनिक में जो मिड पॉइंट अगर पता हो तो उस कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन T इक्वल टू S1। और T S1 और S, इन तीनों का मतलब ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, आया ना? यस सर। टी की इक्वेशन निकालने का तरीका ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2, y को y1 प्लस y1/2, और इस तरह से, ठीक है। कोनिक सेक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोनिक से क्वेश्चन कैसा आएगा। कोनिक में भी अब टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है तो अब सारी पॉसिबिलिटी एक ही बच जाती, क्या कि जो पैराबोला हो, इलिप्स हो या फिर हाइपरबोला हो। अगर आपका टेंजेंट वाले क्वेश्चन हट गए तो अब बचा सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी आपको बस ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे,
जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका ओरिजिन आपका कहाँ पे, सॉरी इसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है। तो अगर इसकी मैंने वर्टेक्स कहीं और शिफ्ट कर दी, मान लो अल्फा कोमा बीटा पे, तो बस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, x की जगह आ जाएगा x माइनस बीटा, सॉरी x माइनस अल्फा, और y की जगह आ जाएगा क्या, y माइनस बीटा, है ना, बस ये चेंज आएगा। Yes, sir. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन और इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज वो ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब वर्टेक्स कहाँ पे होता है, इसके छोटे फॉर्मूलेस, ज्यादा कुछ नहीं करना इन चैप्टर में। वर्टेक्स कहाँ पे होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस का कॉर्ड, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गई, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, ये छोटे छोटे फॉर्मूले ही ध्यान रखने इस चैप्टर में, तो भी बहुत है। लिख देता हूँ वापस, फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकल डिस्टेंस, ये कुछ चीजें, इनका ऑलरेडी मैंने चार्ट आपके नोट्स में दे रखा है। स्टैंडर्ड सब किसके लिए, सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ध्यान रखना। और हाँ, कोनिक को पहचानना, ये भी एक टाइप है, लास्ट टाइप। कोनिक को कैसे पहचाना, कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देंगे और कोनिक को पहचानना बोलेगा, तो कोई भी एक सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन दे देंगे आपको, ठीक है, वो पूछेंगे कौन सा कोनिक है, तो आपको पता ही है कि डेल्टा अगर इक्वल टू 0, डेल्टा मतलब ABCHGF, डेल्टा अगर इक्वल टू 0 तो मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, और डेल्टा ABCHG नॉट इक्वल टू 0, और उसमें फिर निकालना पड़ेगा h स्क्वायर और AB में रिलेशन, h स्क्वायर माइनस AB 0 के बराबर तो पैराबोला, लेस देन 0 तो इलिप्स, ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी तीनों के पता होनी चाहिए। एसेंट्रिसिटी मतलब, अच्छा ये बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, कोनिक कैसे बनता है, एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के उससे, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, एक लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ का रेशियो PS अपॉन P है, इसको हम बोलते हैं E, और ये जो E है इसकी वैल्यू पे मेरे को मिलता है कोनिक। E इक्वल टू 1 पे पैराबोला, E लेस देन 1 पे इलिप्स, E ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला। बस ये कोनिक को पहचान देना है, और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो ये बेसिक से आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। बताया था क्वेश्चन पिछली बार भी आया ना, जब आपको इंक्लाइंड हो, कैसा भी हो, इस तरह का हो, बेसिक डेफिनेशन क्या है कोनिक की, PS अपॉन PM इक्वल टू E इज द एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी का तीनों के साथ रिलेशन ध्यान रखना। E का फॉर्मूला, E स्क्वायर इक्वल टू इलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, अगर स्टैंडर्ड है तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। E स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आपका कोनिक सेक्शन हो। तो कहने का मतलब ये, 12th की बात करें तो 12th की बात करें तो इन चैप्टर से इजी क्वेश्चन आने ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 11th की बात करें, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट, ये सारे चैप्टर है। तो मतलब बेसिकली बता दो, सारे चैप्टर दिए मैंने, आने में वो कहीं ना कहीं से इजी क्वेश्चन उसमें आएगा ही, ठीक है, लेकिन कहां से इजी क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बताया। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया हर चैप्टर के छोटे छोटे, इनको आपको छोड़ के तो बिल्कुल जाना ही नहीं मैथ्स में, है ना। और हर चीज बहुत कवर हुई है, फिर भी आपको लग रहा है, आप लोगों को लगता है कि सर देखो आप अपने एंड पे थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, फिर भी आपको लगता है कुछ चैप्टर ऐसे हों जो आपके कवर नहीं हुए, या फिर आपको लग रहा है कि इनका मुझे रिवीजन की जरूरत है, मुझे बता देना, कोशिश करूंगा अलग से उनकी क्लास ले लूं, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है कि अब अपन को सारे फॉर्मूले पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में बेसिक फॉर्मूले हर चैप्टर के करके जाओ बच्चों अच्छे से, वहां पे एकदम कूल रहना, काम रहना, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके आना पेपर आपको, क्लियर है। और आने वाला जो हफ्ता है, अगला जो हफ्ता है आपका पेपर 27-28 से स्टार्ट हो जाएगा, अगला जो हफ्ता है उसमें कोई नेगेटिविटी दिमाग में मत रखना, घर पे जो भी चल रहा हो उसको एक हफ्ते के लिए भूल जाना, ठीक है। अपने आप को उन सब चीजों से अगर मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम चलती है तो दूर रखने की कोशिश करना, टीवी थोड़ा कम देखना, न्यूज चैनल कम देखना, सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे लोगों से बात नहीं करना है जो आपको नेगेटिविटी पहुंचाए या फिर आपको डिमोटिवेट करें, उनसे थोड़ा दूर रहो, क्लियर है। और सोचना ही नहीं मेरे को मुझे डर लग रहा है सर, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये फालतू बातें दिमाग में लानी नहीं है। मैंने आपको बोला आपकी तैयारी है, आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना कि वो बच्चा आंसर क्लास में देता है, मैं आंसर नहीं दे पाता, या फिर उसकी तैयारी ज्यादा, उसके नंबर कम आते, मेरे क्लासमेट के नंबर कम आते, मेरे दोस्त के नंबर ज्यादा आते, मेरे कम आते, भाड़ में जाए सब लोग। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये सोचना कि भाई मेरी ये तैयारी है और इस तैयारी के साथ मुझे वहां जाके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। जितनी भी तैयारी हो, अगर मेरी 70% तैयारी है तो 70% तैयारी में मेरे को वहां पे जाके बस
पेपर को जो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आ गया ना वो जीत जाएगा, और जो वहां पे बस यही आपको डिफरेंस करेगा, बाकी भीड़ में से निकालने का यही तरीका है। अगर आपको अच्छी रैंक लानी, कहीं ना कहीं अच्छा स्टैंड करना है, 90% क्रॉस करना है, तो सारा खेल उस दिन का ही है कि आप वहां पे किस मेंटेलिटी के साथ जाते हो, किस अप्रोच से पेपर को अटेम्प्ट करते हो। पेपर टफ आ सकता है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। टफ भी आए तो भी डरना नहीं है, और इजी आए तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस होकर ढंग से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो। हाँ, सर रीडिंग टाइम देते हैं लोग वहां पे, मतलब अपने टाइम में से निकालना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? ये सर ये पेपर में पूछना था, रीडिंग टाइम रीडिंग देते के लिए हैं? टाइम देते हैं? कौन सा रीडिंग टाइम? पेपर पढ़ने के मतलब लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। वो बोर्ड्स में होता है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता रीडिंग टाइम नहीं। पेपर आपको देखो स्टार्टिंग में शुरू के 10 मिनट आपको देंगे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। सुनो ध्यान से भी, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको शुरू के 10 मिनट 5 मिनट देंगे, उसको ढंग से पढ़ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो इतने पेपर अटेम्प्ट किए मॉक टेस्ट कोचिंग में तो इंस्ट्रक्शन ना पढ़ूं, या फिर अगर पहले पेपर अटेम्प्ट कर रखे हैं तो इंस्ट्रक्शन सेम ही होंगे। इंस्ट्रक्शन चेंज हो सकते हैं, हर साल कुछ ना कुछ माइन्यूट चेंज आ सकता है, तो आपको एक एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ना है। और आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो वहां पे आपके पास पेपर पेन होगा, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन अपने लिख लेना कि भाई यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए। सेकेंड चीज, टाइमर ऊपर चलता है तो टाइमर आपको कॉन्स्टेंटली दिखेगा, और पेपर स्टार्ट होने जैसे आपका टाइमर स्टार्ट होगा आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पहले से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आपको जैसे टाइमर स्टार्ट होगा आपके पास पेपर पूरा पेपर दिख जाएगा। आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो, जैसा आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हो। आपको लग रहा है फिजिक्स पे जाना तो डायरेक्ट फिजिक्स पे चले जाओ, केमिस्ट्री पे जाना तो केमिस्ट्री पे चले जाओ, केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव पे जाना तो सब्जेक्टिव पे चले जाओ, मैथ्स में सब्जेक्टिव पे देखना तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे टिक वहां पे आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक करके सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। थर्ड चीज, पेजेस आपको मिलेंगे, तो पेजेस आपको जो मिले उनको अच्छा वो जो लास्ट ईयर के बच्चे वो मुझे बताना, वो पैड ले जाने देते हैं क्या राइटिंग मतलब नीचे रखने के लिए? आप लोग ले जाते थे पहले कि नहीं अलाउड नहीं होता क्या? एक बार देख लेना इंस्ट्रक्शन। अच्छा हाँ, दूसरी चीज इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ लेना एडमिट कार्ड पे कि क्या क्या चीज ले जानी है। फोटो एक्स्ट्रा 2-3 फोटो जो आपने अपने फॉर्म भरते टाइम जो फोटो अपलोड किए हैं उसी फोटो की क्या कहते हैं 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा करवा लेना। आप वहां पे जाओगे फोटोग्राफर के पास, उसको वो वाला फोटो दोगे तो उसी का प्रिंट आउट निकाल देगा, तो वही वाले फोटो लेके जाना वहां पे एक्स्ट्रा। अपने एडमिट कार्ड पे आप जो फोटो रहेगा उनकी एक्स्ट्रा कॉपी, जो भी वहाँ पे साइन वाइन करना जो भी है वो आपको सारा इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देंगे। पानी की बोतल अपनी प्रॉपर्ली ले जानी है आपको, बस वहां पे ढंग से अटेम्प्ट करना है। और आपको मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन को सीरियल वाइज में ही अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखना, ताकि वापिस आप आखिरी के 15 मिनट में अगर वापिस से उनको रीचेक करना चाहो तो आप रीचेक कर सकते हो। ऐसा हो रहा हो कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, आप पेपर ज्यादा टफ आया, आप मान लो बेसिकली टोटल कुल मिला के 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, और आपके पास अब आधा घंटा या 1 घंटा बच गया और आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो आप क्या करना, जो क्वेश्चन किए हैं आपने 20 क्वेश्चन उन्हीं को रीचेक कर लेना, ताकि एटलीस्ट उनके नंबर पक्के हो जाए। लेकिन वो रीचेक कब कर पाओगे, जब आपने उन कागज में प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सीक्वेंस में ढंग से लिखो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। ओके हाँ, अब दूसरी बात रही पेपर की, तो आज तो अपन ने 2023 का क्वेश्चन, अब कल तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो होगा तो उसी पेपर का हम डिस्कशन कर लेंगे, जो आपका टेस्ट होगा उसी का डिस्कशन। ठीक। यस सर। सर एक चीज पूछनी है, प्रैक्टिकल की वजह से क्लास नहीं ले पाता अभी वाली। अब देखो यार, वो अब आपका जानो, ये अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, सबका अलग अलग इश्यू आएगा, वो आपको मैनेज करना है। जिस दिन क्लास नहीं हो, रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग देख के करो, या फिर आपको लग रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको अटेंड नहीं करना है, तो वो आप अब अपना डिसीजन लो। स्कूल को कैसे मैनेज करना है आप अपना पर्सनल देखो। क्लियर है? सर वहाँ पे मतलब ऐसे कोई लिमिट होती है कि इतनी रफ शीट ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते? ना कितनी भी लो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, वो एक बार में हो सकता है एक ही दे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उनको मांग लेना कि भाई हमको एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा नहीं कि खत्म होते टाइम मांगो, आपके मान लो 4-5 पेज बच रहे हो खत्म होने वाले तो मांग लेना, क्योंकि वो लाते लाते भी टाइम लगा देंगे। पता चला आप लास्ट पेज पे और मांग रहे हो, वो लाने में उसने 5 मिनट लगा दिए, तो आप वहाँ 5 मिनट तक भी बैठे ही रहोगे। आपका खत्म होने वाला हो, 4-5 पेज बच गए हो, तो तभी उसको चिल्ला के बोल देना भाई रफ शीट चाहिए। क्लियर है? ओके सर। ओके, पानी में भी थोड़ा सा एनर्जी जैसे ग्लूकोज मिला के ले जाना, मतलब जैसे नॉर्मल वाटर मत ले जाना, ग्लूकोज वाला वाटर ले जाना, और ज्यादा पानी भी मत पीना। ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, चॉकलेट का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर अलाउड हो तो नॉर्मल टॉफी अपनी जेब में रख के जा सकते हो, तो कभी आपको वहां पे घबराहट हो या फिर कुछ अजीब सा लगे तो आप चॉकलेट वहां पे खा लेना, फिर बीच में पहले पूछ लेना उनको गेट पे कि हमको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे।
ठीक है। तो कभी कभी का तो एक 1-1.5 घंटा निकला, अजीब सा लग रहा है, जैसे वो होती है ना ऑरेंज वाली गोली या फिर कोई भी क्लियर टाइप चॉकलेट नॉर्मल, वो ले जाना जेब में 1-2, वो खा लेना पेपर के टाइम पे पेनिनेस हो तो, ठीक है। चलो सर ठीक है, 4 बज गए, अपना समय भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अगला पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। ओके सर। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। थैंक यू सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। थैंक यू।